आज का एआई ऑलमोस्ट हर वाइट कॉलर इंसान को रिप्लेस कर सकता है। एआई बॉट से पॉसिबल है कि वो मेरे दिन भर के शेड्यूल्स बनाना, मेरी मीटिंग्स को मार्कअप करना और एक ईए को रिप्लेस कर सकता है। यस, पता नहीं इंसानों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एआई हमारे काम करेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। हमारी लाइफ बहुत इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है वो जो मूवीज बनी है ना रोबोट्स के ऊपर, रोबोट्स हैं जो ह्यूमन को पाल रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला टाइम सच में वो हमको देखने को मिलने वाला है। वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। स्कूल के बच्चों को एआई यूज करना चाहिए और उससे अपना होमवर्क करा लेना चाहिए। अभी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है। क्यों? जो एआई बॉट्स हैं कोडिंग में कैसे हेल्प करते हैं? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर AI coder will be the top coder in the world. अब कोडर का भविष्य क्या है? Sorry to say, एक एवरेज कोडर की अब इस दुनिया में कोई रिक्वायरमेंट। लोग सेकेंड डिग्री इम्पैक्ट्स को नहीं समझ रहे। फर्स्ट डिग्री इम्पैक्ट होता है कि डायरेक्टली उसने मेरा जॉब लिया, वो समझ में आ रहा है लोगों। सेकेंड डिग्री इम्पैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा कि आपके पास अगर सस्ते से भी कंप्यूटर आपकी लैब में है ना, आपको जरूरत नहीं है, बस इंटरनेट चल रहा है ना, मतलब यू कैन यूज द वर्ल्ड्स बेस्ट एआई। एआई कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फायदा भी है और नुकसान भी है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो एआई के साथ आती है वो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है रघु पांडे। ये एक एआई रेडीनेस स्पेशलिस्ट हैं। आज हमने इस पॉडकास्ट में बहुत बेसिक लेवल से बात करी है कि एग्जैक्टली एआई होता क्या है, कैसे एआई मशीन्स काम करते हैं, एआई के बैकग्राउंड में क्या चलता है, कैसे आपको एआई रिस्पॉन्स देता है, कैसे आप नए नए टूल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और साथ ही एआई को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और इस पॉडकास्ट की जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करिए। आप हमें दूसरे चैनल्स पे भी देख सकते हैं जहां आपको इसी पॉडकास्ट के शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स मिल सकते हैं जिसको आप बहुत कम टाइम में देख सकते हैं। हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं, तो हमें वहाँ फॉलो करना ना भूलें। हाय रघु सर, कैसे हैं आप और क्या अच्छा चल रहा है? शालीन जी, बहुत बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। प्लेजर सर। सर, आज मैं पढ़ रहा था एआई के बारे में और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली एआई है क्या यही नहीं मालूम होता। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, बट क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी को नहीं पता। तो एग्जैक्टली सर मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बिल्कुल सही। लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जो ये फ्रेज़ है, ये इतना सुन लिया है कि वो शायद रुक के सोचना ही नहीं चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस है क्या। और ये बहुत ज़रूरी है ये जानना। एआई जैसा कि उसके नाम में ही लिखा हुआ है कि वो एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। मतलब वो बुद्धिमत्ता का या सोचने समझने की जो ताकत होती है इंटेलिजेंस, उसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म है। ये बायोलॉजिकल फॉर्म नहीं है। बायोलॉजिकल फॉर्म हमारे में और जानवरों में होता है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन की दुनिया में ऐसा कुछ हुआ है कि अब उसके अंदर भी वो काम करने की क्षमता आ गई है जो हमारे बायोलॉजिकल ब्रेन्स की क्षमता हुआ करती थी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है ये। बाय द वे, ये सिर्फ कोई टूल नहीं है। इसको समझना पड़ेगा कि ये कोई औजार नहीं है, टूल नहीं है, कोई सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है। इट इज़ इंटेलिजेंस। ओके, थोड़ा सा सर डीप में उतरते हैं। आपने बोला ये कोई टूल नहीं है, इंटेलिजेंस है, तो ये एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है? जी, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बड़े पॉपुलर पॉडकास्टर हैं, उनका एक एपिसोड देख रहा था जिसमें एक एक्सपर्ट आए थे। ओके। चूँकि उनको भी कोडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देखें तो अंदर ये एक बहुत बड़ा इफ़ देन एल्स लूप का ही स्ट्रक्चर है। जो प्रोग्रामर्स हैं वो समझते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्राम से कुछ कराना होता है तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि इफ़ दिस देन दैट, इफ़ दिस एल्स अदरवाइज, ऐसे करके। तो उनका कहना था कि ये एक अंदर तो ये एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो कि डिसीजन ले सकता है इफ़ दिस देन दैट करके, लेकिन नहीं, ये समझने वाली बात है कि इस बार मामला कुछ अलग है। ओके। इस वक्त हमने मशीन को सच में
सिखाया है कि सोचते कैसे हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रही है। जब आप उससे कुछ पूछते हैं कि आप मुझे एक पोएम लिख के दीजिए, तो वो सिर्फ पोएम लिख के दो का कोई अंदर इंस्ट्रक्शन छुपा हुआ है, बस उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया और आपको पोएम मिल गई, ऐसा नहीं है। वो सच में जैसा एक इंसानी दिमाग सोचेगा कि ओके इस मुद्दे पे मैं ऐसी राइमिंग करूँगा, लास्ट का वर्ड ये होगा, फिर उसके सेकंड लाइन की लास्ट का वर्ड राइमिंग होना चाहिए। इस तरह से सोचते हुए दैट मशीन इंटेलिजेंस विल डू दैट जॉब। और अंदर इस चीज़ को करते कैसे हैं, जो एआई की पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके नीचे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, पिछले 60-70 सालों में डेवलप हुआ ये फील्ड है। उसके द बोनेट के अंदर जो चीज़ है वो है न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एंड बहुत रिसेंट में दी ट्रांसफॉर्मर्स वाला एक कॉन्सेप्ट आया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अंडर दैट। ओके, सो आपने बोला एआई में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और भी चीज़ें हैं। जी तो एआई, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, जी। तीनों में अंतर क्या है? तीनों क्या चीज़ हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूट में जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको बहुत बेसिकली बताऊं तो आप कुछ ऐसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, जिस तरह से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, और आपके एक्सपीरियंसेस से वो न्यूरॉन्स का आपसी कनेक्शन ऐसे बनता है कि आप सीख जाते हो। फॉर एग्जांपल Right. आपने आज मुझे देखा तो आपने मेरे फेस को रिकग्नाइज किया। एग्जैक्टली। जब आप बार बार मेरे फेस को देखेंगे तो आपका दिमाग मुझे बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ मुझे एक बार देखा और फिर हम 2 साल बाद मिले तो शायद आपका दिमाग उसे भूल चुका होगा। एग्जैक्टली। सो इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं बार बार किसी इनपुट के बेस पे। एक बार किसी को देखा तो उसके फेस का कुछ डेटा आपके दिमाग के उस हिस्से को मिला जो फेशियल रिकग्निशन करता है, उसकी एक बार ट्रेनिंग हुई। अगर 1000 बार ऐसी ट्रेनिंग हो गई तो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं अच्छे से ट्रेन होगा। राइट। ऐसे ही न्यूरॉन्स का, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क साइंटिस्ट बनाने में सक्सेसफुल हुए। ओके। वो एक्चुअली कैसे होता है सॉफ्टवेयर एंड चिप्स के लेवल पे, वो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। बस आप इतना मान लीजिए कि जैसे दिमाग के अंदर बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स के हार्डवेयर की दुनिया में वो बनाने में सक्सेसफुल हुए। एंड those neurons can be trained to either recognize some pattern या फिर किसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे कुछ कर पाने में हम उनको जब ट्रेन करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ओके। एंड when that network of neurons is really deep, if I'm not wrong, hundreds or thousands of layers of neurons, तो उसको डीप लर्निंग कहा जाता है। ओके। सो आपने मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे हम ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में हमने कैमरे से आई फीड की एक कार का नंबर प्लेट आई, बहुत ही रफ सा और ब्लर्ड सा फोटो खींचा, लेकिन उसके पीछे एक एआई ऐसा ट्रेंड है जो कि नंबर प्लेट्स में से अच्छे से नंबर पढ़ना सीख गया है। ओके। ये मशीन लर्निंग से संभव है। ओके। इसके आगे जाती है डीप लर्निंग, जहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे टास्क नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी वो कर सकता है, जिसका एग्जांपल वही पोएम लिखना या इमेज बनाना, एंड द करंट फॉर्म ऑफ एआई इज दैट वी आर ओके। टेकिंग। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी। तो अगर मैं एक एआई को बहुत सारी कैट की पिक्चर्स देता हूँ तो वो एक तरह से उसके पैटर्न्स बना लेता है अपने पास, जी। अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है, और जब उसको वो पैटर्न्स फिर से कहीं मिलते हैं देन वो उससे रिकग्नाइज करता है कि कैट है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब उसको आपने मिलियंस ऑफ कैट फोटोज दिखाई, फ्रंट एंगल, टॉप एंगल, अंधेरे में, लाइट में, आधी पिक्चर दिखाई, तो जब मिलियंस ऑफ पिक्चर्स दिखाई तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया कैट को रिकग्नाइज करने में। तो मिलियन +1 पिक्चर जब आएगी, नई पिक्चर, तो वो उस पिक्चर को देख के रिकग्नाइज कर पाएगा कि हाँ यार ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सीखा है। एंड दैट्स हाउ ऑरबिन आल्सो वर्क्स। ओके। अगर मैं मशीन लर्निंग की मैं बात करूं तो ये जो हमारे प्रॉम्प्ट्स हम इनको देते हैं या जो डेटा हम इनको देते हैं, ये क्या उससे भी लर्न करता है? बिल्कुल, बिल्कुल उससे लर्न कर सकता है। लेकिन हम जब एआई का आज यूज़ कर रहे हैं, जिन एआईज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग उनकी पहले हो चुकी है, मतलब जो ट्रेनिंग है उनकी हो चुकी है, और जब हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं तो टेक्निकली मशीन के अंदर इन्फरेंसिंग हो रही है, मतलब कि प्रॉम्प्ट का बस जवाब दो।
तो Okay. प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट का जवाब बाहर निकालने तक का जो प्रोसेस है उसको हम इन्फ्रेंसिंग बोलते हैं, इन्फ्रेंस करना। तो वो हो रहा है। आज के जितने भी मॉडर्न एआईज हैं वो हमारे प्रॉम्प्ट्स और उस आउटपुट से भी अपने आप को इम्प्रूव करने की क्षमता रखते हैं। ट्रेनिंग पहले हो चुकी होती है, उसके बाद जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो टेक्निकली, आप उससे इन्फ्रेंसिंग करने का रिक्वेस्ट कर रहे हो, गिव मी दिस आउटपुट। ओके, बट जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ, वो मेरे हिसाब से शायद 2017 के आसपास आया है वो। जी, जीपीटी 1 2 3, हाँ आप सही बोल रहे हैं, 16 17 18 या चैट जीपीटी 2017 के आसपास आया। तो उस समय जो हमने उसको खूब सारे इनपुट्स दिए, उसने उसी से लर्न करना शुरू किया। प्लस जो इंटरनेट पे उसने हजारों आर्टिकल्स पढ़े, या मैं कहूँ बिलियंस ऑफ आर्टिकल्स पढ़े, राइट, अरबों आर्टिकल्स पढ़े, उससे उसने नॉलेज गेन करी और उसके बिहाफ पे वो हमको अपने आंसर्स देता है। जी, मोटा मोटा बिल्कुल सही है। जब एक डीप न्यूरल नेटवर्क, ओपन एआई जिस कंपनी ने इसको चालू किया, तो उन्होंने एक डीप न्यूरल नेटवर्क बनाया कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क, और उसकी ट्रेनिंग चालू करी। और ट्रेनिंग के भी कई तरीके होते हैं, तो उस दौरान उसको बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है। एंड द चैट जीपीटी टुडे हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन एंटायर इंटरनेट, which is like billions and billions of articles, videos, photos and everything. And now उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि डेटा ख़त्म हो गया, देयर इज़ ओनली वन इंटरनेट, हम क्या करें। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। एंड अब हम जो उनसे बातें कर रहे हैं उनसे भी वो सीख रहे हैं। सो ओके एआई ट्रेनिंग एंड एआई इज़ अ वेरी डेटा हंग्री प्रोसेस। ओके। तो आज अगर मैं जितने भी चैटबॉट्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी बनाए जा सकते हैं, राइट? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे अपना पूरे हफ्ते का क्या खाना खाना है, मेरी क्या डाइट होनी चाहिए, तो क्या वो भी मुझे बना के दे सकता है, सारी की सारी चीज़ें दे सकता है? और अगर वो दे सकता है तो क्या वो सही है? क्योंकि मैंने जो सुना है कि वो हेलुसिनेशन मोड में बहुत ज़्यादा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आपके बारे में बताओ, तो हो सकता है चैट जीपीटी मुझे अभी बोल दे कि यू आर माई कजिन या यू आर माई फ्रेंड, जबकि मैंने उसको ऐसा कुछ भी इनपुट नहीं दिया है। तो ये जनरली ऐसा होता क्यों है? ओके, सो नाउ आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस टू आंसर। ओके, कि हेलुसिनेशन क्यों होता है, तो पहले इसको आंसर देते हैं, और फिर आपने पूछा कि क्या वो आपके डाइट प्लान को बनाना या हेल्थ रूटीन को बनाना वो कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो कितना इफेक्टिव है वो? कितना इफेक्टिव है। हाँ, तो पहले हेलुसिनेशन की बात करते हैं। राइट। हेलुसिनेशन एआई क्यों करता है? बिकॉज एआई डजंट अंडरस्टैंड कि जो नहीं पता है उसे बोलना गलत है। ये ह्यूमंस की वैल्यू सिस्टम में है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो कुछ भी मत बोलो। उसको झूठ बोला जाता है या उसको मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाह बोली जाती है, ये उसके वैल्यू सिस्टम में नहीं है, या पहले नहीं था, अब तो खैर in the past 1 year the hallucination problem has been solved to a great extent by the big AI companies. तो AI को क्या पता है कि भाई साहब ने कुछ पूछा है तो जवाब देना है देना ही देना है, देना ही देना है। वो भले ही आप मेकअप करो, कुछ करो, लेकिन डोंट वरी अबाउट कि आता है कि नहीं, सेंटेंस बनाओ। बिकॉज फंडामेंटली द लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो LLM है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ AI जिससे हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे AIs होते हैं। सबसे पॉपुलर आज है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, द चैटबॉट्स। ओके। इनका काम होता है कि आपने जो पूछा उसको टुकड़ों में तोड़ो और कोशिश करो कि इसका आउटपुट सेंटेंस बनाओ। ओके। तो उसके दिमाग में तो ये चल रहा है कि आउटपुट सेंटेंस बनाना है, मुझे अगला वर्ड बनाना है। तो वो ये नहीं सोच रहा कि यार ये मुझे पता है कि नहीं पता है, सेंटेंस बनाओ कैसे भी। दैट इज भले वो इन्फॉर्मेशन सही है या फेक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एटलीस्ट। लेकिन दैट वाज द प्रॉब्लम 1 और 2 years बैक। अब ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। जो बड़े AIs हैं उनकी। हाँ, अगर आप और मैं अपने कंप्यूटर पे एक AI रन करें, उसके अंदर हेलुसिनेशन बिल्कुल रहेगा। इसीलिए अब हम आते हैं कि आपने पूछा कि क्या एक AI मेरे लिए मेरे पर्सनल असिस्टेंट जैसे सब कुछ प्लानिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डिपेंड करता है कि इस AI के पीछे जो ट्रेंड मॉडल है वो कितना बड़ा है, कितना वेल ट्रेंड है। अगर छोटा सा है तो वो इजीली आपके लैपटॉप और मोबाइल पे चल तो जाएगा, लेकिन फिर वो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोस थिंग्स उसमें होंगी। लेकिन अगर चैट जीपीटी या जेमिना या ग्रॉक जैसा बड़ा मॉडल है तो अब वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, और अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंस से अपना एटलीस्ट हेल्थ रूटीन और वो बना सकते हैं। लास्ट पार्ट
ऐड टू दिस कि चूंकि बात हो रही है अपने हेल्थ और उसको लेकर के, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है. सो हियर द प्रॉम्प्ट एंड द डिटेल्स दैट यू गिव टू एआई, उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसीजन लेके बताता है. ओके, हाँ. सो अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगर मुझे चैट जीपीटी से अपना हेल्थ रूटीन बनवाना है, हाँ. तो पहले मुझे अपना ब्लड टेस्ट करा के उसको सारी रिपोर्ट्स की डिटेल्स देनी चाहिए और उसके बाद फिर उसके हिसाब से बनवाना चाहिए. इज इट लाइक दैट? आई थिंक जैसा कि हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी बोला था कि ये कोई टूल नहीं है, ये इंटेलिजेंस है. यानी जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो यू आर एक्चुअली मीटिंग एन इंटेलिजेंस इन अ ह्यूमन बॉडी. ओके, सो हियर यू आर मीटिंग एन इंटेलिजेंस इन योर डिवाइस और ऑन अ सर्वर. राइट. वो इंटेलिजेंस है, बिल्कुल उससे आपको वैसे ही डील करना है जैसे आप एक इंटेलिजेंस से डील करोगे. अगर आप डॉक्टर को ही ना बताएं कि भाई मेरी दिक्कत ये है, तो वो आपकी लिमिटेड जानकारी से जो दवाई देगा फिर उसकी गलती नहीं है. एग्जैक्टली. सो या ओके, जो मैंने देखा कि चैट जीपीटी के जो मदर फादर हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो वो कुछ भी आपको आंसर्स नहीं देता. बट पास्ट में जेमिनाई ने दिया था कि ह्यूमंस आर गुड फॉर नथिंग, दे शुड डाइड, समथिंग लाइक दैट. राइट. तो ये चीज़ क्यों हो रही है? और आपको नहीं लगता कि अगर ये चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जो चैटबॉट्स हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं है? अगेन 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे. तो ये चीज़ इसलिए हो रही है बिकॉज बिल्कुल जैसे बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, वैल्यू सिस्टम और ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाती है, डेटा से दी जाती है. एआई भी सीखता बिल्कुल एक बच्चे के जैसे, जस्ट दैट कि एक बच्चा जितना 1000 साल में सीखेगा, जो कि जिंदा भी नहीं रहते हम, उतना एआई कुछ दिन में, कुछ हफ्ते में सीख सकता है. सो दैट्स द स्केरी पार्ट. तो दुनिया की हर जानकारी आज आपने उसको सिखाई. उस हर जानकारी के अंदर बहुत सारी वो फिलॉसफीज और थॉट्स भी हैं जो बुरी हैं, या आपकी नज़र से बुरी हैं, मेरी नज़र से बुरी हैं, किसी की नज़र से वो सही फिलॉसफी कि किल एवरीवन एंजॉय, मतलब कुछ भी करो तुम अपना करो. मतलब उसके आंसर से तो ये लगता है कि मशीन जिंदा रहे, ह्यूमन जिंदा ना रहे, वो ठीक है. वो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो ये सोच के और प्लान करके बोल रहा हूँ. ओके, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम सेइंग दैट. ज़रूरी हो सकता है कर भी रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें उसके ट्रेनिंग डेटा में अगर हैं तो वो वहाँ से लेके भी आ सकता है. अब ये वही होता है ना कि बच्चा वैसे बहुत बदमाश है, लेकिन मेहमान के सामने उसको अगर अच्छे से रखना है तो थोड़ा पेरेंट्स कर देते हैं कि यार बेटा ये मत बोलना, वो मत बोलना. दैट इज़ कॉल्ड गार्ड रेलिंग. ओके, कि एआई बदमाश है अंदर उसके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, बट द कंपनी, इफ इट इज़ ओपन एआई और गूगल और एक्स, वो अपने एआई की गार्ड रेलिंग करती हैं कि बेटा ये तुम्हें नहीं बोलना है. सो वॉट एवर रिस्पॉन्स यू गिव शुड मैच दीज गाइडलाइंस. तो उनको हम गार्ड रेल्स बोलते हैं, विच इज़ बिहेवियर गार्ड रेल्स. जेमिनाई के गार्ड रेल्स में दिक्कतें हुई थी पहले, और भी एआईज के गार्ड रेल्स में दिक्कतें होती हैं. वो दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एथिकल हैकिंग करते हुए एआई के गार्ड रेल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं. उससे जो फीडबैक मिलता है कंपनीज के साथ शेयर करते हैं. सो दैट्स हैपनिंग राइट नाउ. ओके, एंड इट्स इम्प्रूविंग बाय द डे. ओके, बिल्कुल. सो अभी अगर आज मैं बात करूं तो क्या वो चैट जीपीटी से या और कोई एआई बॉट से ये पॉसिबल है कि वो मेरे दिन भर के शेड्यूल्स बनाना, मेरी मीटिंग्स को मार्कअप करना, ये सब चीज़ें वो करके रख सकता है और एक ईए को रिप्लेस कर सकता है? Yes, the theory is that now in today's, it's like today's 9th, right? We are talking 9th of May to 2025. आज का AI ऑलमोस्ट हर वाइट कॉलर इंसान को रिप्लेस कर सकता है. ओके, यू, मी एंड अवर फ्रेंड्स हियर. ऐसा कुछ आप बॉट बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं जो ये अभी हमारे लिए डे टू डे लाइफ में इस तरह से हेल्प कर सकता है कि हमारे कैलेंडर मार्कअप कर देना, मीटिंग्स मार्कअप कर देना? या आई मीन मेरे ख्याल से तो को पायलट जो है आप उससे करवा सकते हैं, एंड बहुत सारे एजेंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर. सो दैट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल यूज़ केस नाउ कि मेरा दिन भर का रूटीन आप बना दीजिए और इस तरह की ईमेल्स हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए. दोस आर वेरी नॉर्मल यूज़ केसेस. सो ये काम एजेंट्स करेंगे. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आप जब बात करते हैं तो आप सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे कुछ एक्शन नहीं ले सकता. जब एक एआई के अंदर आप वो कैपेबिलिटी दे देते हैं कि वो एक्शन भी ले ले आपके बिहाफ पे, फिर बन जाता है एजेंट. तो एआई की दुनिया में अगला जो आने वाला है माइलस्टोन वो है एजेंट्स का पॉपुलर हो जाना. हो रहे हैं ऑलरेडी. ओके, नाउ दे विल बिकम डे टू डे पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ नाउ. ओके. आजकल एक टर्म बहुत यूज हो रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. हाँ जी.
ये क्या है सर? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब इंजीनियरिंग वर्ड ये ऐड करके उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना दिया है। प्रॉम्प्ट को लिखने की कला। ओके। एक्चुअली इट शुड बी कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग आर्ट एंड इंजीनियरिंग। इट शुड नॉट बी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट शुड बी कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग आर्ट एंड इंजीनियरिंग। ओके। क्योंकि एआई को आप जितना इफेक्टिवली पूछते हो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, हम्म। राइट? एआई नाउ हैज़ मोर इंटेलिजेंस देन एनी ह्यूमन ऑन अर्थ ओके। एंड नॉलेज। अब उससे क्या निकलवा पाना है वो तो उस ह्यूमन की कैपेबिलिटी पे। एग्जैक्ट। दैट इज़ वेयर हाउ यू राइट द प्रॉम्प्ट, कितना डिटेल्ड आप उसमें जानकारी दे पाते हो, कितने एग्जाम्पल्स दे पाते हो। तो राइटिंग अ प्रॉम्प्ट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ काइंड ऑफ अ स्किल सेट, उसको बोल दिया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बट बेसिकली ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं। ओके। तो मैंने जितना अभी तक चैट जीपीटी के साथ काम किया है या और किसी एआई बॉट के साथ काम किया, जनरली मैंने चैट जीपीटी के साथ ही ज़्यादा काम किया है, तो मैंने देखा है कि जितना डिटेल्ड उसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जितना डिटेल्ड उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उतना ही अच्छे वो रिस्पॉन्स देख करके आता है। मोस्टली यस। हाँ, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा प्ले करने की ज़रूरत है अलग अलग चैट बॉट से। जितना वो चैट बॉट्स के साथ प्ले करेंगे, उतना ही मेरे को लगता है उनकी भी स्किल्स शार्पन अप होंगी और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स वो किसी भी एआई बॉट से निकाल सकते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ ये भी ऐड करना ज़रूरी है कि धीरे धीरे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है कि दैट यू और ह्यूमन बी एन एक्सपर्ट इन राइटिंग अ प्रॉम्प्ट, बिकॉज द पावर ऑफ एन एआई टू हेल्प अ ह्यूमन और टू अंडरस्टैंड द इंटेंट एंड टू कन्वर्स, ये बढ़ती जा रही है। ओके। पहले क्या होता था कि एक एलएलएम, आप चैट जीपीटी या किसी की बात करें तो उसकी कन्वर्सेशन मेमोरी भी शॉर्ट होती थी। यानी कि अगर आप उससे 2-3 घंटे बहुत लंबा कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हो सकता है वो भूल जाए कि 1 घंटे पहले क्या बात हुई थी, हो सकता है भूल जाए। अभी भी होता है सर। अब ये जो कन्वर्सेशन मेमोरी है ये बहुत बड़ी हो चुकी है। बट अभी मैं जब देखता हूँ कि जैसे मैंने उसको कोई प्रॉम्प्ट दिया जी, कि मुझे सच एंड सच वे में जी। आगे जितनी भी चीज़ें आप बताओगे मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, बट समटाइम इट हैपेंस कि फॉर्मेट चेंज कर देता है। हाँ। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, वो फॉर्मेट उठा के वापस कॉपी पेस्ट करना पड़ता है और मुझे इसको बोलना पड़ता है मुझे इस फॉर्मेट में ही डेटा चाहिए, Yes. आउटपुट चाहिए। वो फिर उस फॉर्मेट में फिर डेटा देता है वापस। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। हाउएवर स्टिल कंटेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन क्या चल रहा है, पहले वो वाली मेमोरी भी बहुत शॉर्ट हुआ करती थी। अच्छा, ओके। सो इट इज़ इम्प्रूविंग बाय द डे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके। तो डू यू रिकमेंड कि स्कूल के बच्चों को एआई यूज़ करना चाहिए और उससे अपना होमवर्क करा लेना चाहिए? आई स्ट्रांगली रिकमेंड। अभी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है एंड दुनिया भर के टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड करिकुलम डिज़ाइनर्स मुझसे बहुत चिढ़ सकते हैं, बट दैट इज़ वेयर आई स्टैंड। आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड जहाँ हम एआई रेडीनेस की बात करते हैं। ओके। और ये बात तय है कि 20th सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम अब विद इन 5 years डिमोलिश होने वाला है। ये मेरा पर्सनल क्लेम है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द कॉलेजेस बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्यों? कंप्लीटली इररिलेवेंट चीज़ वो बच्चे को दे रहे हैं जिसकी बिल्कुल भी यूज़ नहीं आने वाला है आगे आने वाले साल में। तो उस चीज़ का पैसा बच्चा दे रहा है कॉलेज को, वो वेस्ट हो रहा है। और 3 या 4 साल जो वो असली चीज़ छोड़ के फालतू की चीज़ में जाके टाइम वेस्ट कर रहा है, वो बहुत बच्चे को परेशान करेगा। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग में भी जो हमने जब प्रोसेसर्स हमको पढ़ाए जाते थे हाँ। और जो एट प्रेजेंट के प्रोसेसर्स थे, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। इन द सिमिलर वे ये कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा गैप है कि जो आज की तारीख में रियल लाइफ में हमको पढ़ना है और जो पढ़ा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। या सो आई वांट टू कम बैक टू दी होमवर्क वाली चीज़ जो आपने बोला। क्यों मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल चैट जीपीटी से बात करना चाहिए, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट चिल्ड्रन टू वर्क हार्ड, थिंक हार्ड, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन होमवर्क जो आज दिया जा रहा है वो एक वर्दी एक्सरसाइज है ही नहीं बच्चे को करने के लिए। और वर्दी एक्सरसाइज क्या है, उसी को हम बोलते हैं एआई रेडीनेस, यानी कि एआई आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। सो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या काम करो, अपनी कौन सी स्ट्रेंथ्स डेवलप करो एंड डेफिनेटली एआई का यूज़ करो। सो वी कंबाइन दैट। सो आई एम श्योर विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। बट येस, अगर आज के समय में आप एआई से अपना होमवर्क करा लेते हो तो आप अपना समय ही बचा रहे हो, बिकॉज वो होमवर्क तो मेरे हिसाब से कोई यूज़फुल है भी नहीं। बट सर उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपना थिंकिंग
पैटर्न जो है एआई के कारण उसको आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो। मैं ऐसे इसको बताना चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है जी। या मुझे गाना लिखना है। अब जो पहले के सिंगर्स होते थे उनके जो गाने लिखे हुए होते थे वो बहुत डेप्थ में उसकी मीनिंग्स होते थे, राइट। आज अगर मैं हर चीज़ के लिए चैटबॉट्स के ऊपर अगर मैं रिलाई करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को, जैसे अपनी न्यूरॉन्स की बात करी थी, वो मैं इसको ग्रो ही नहीं होने दे रहा हूँ। तो मेरी सोचने की क्षमता वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। और मैं हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ये बोलता हूँ कि ठीक है चैट जीपीटी या चैट किसी भी चैटबॉट को रेफर करो। बिल्कुल। तो ये उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, और अगर ये है तो फिर इसको कैसे बैलेंस किया जाए? बिल्कुल। सो मेरी पिछले आर्ग्यूमेंट और इस आर्ग्यूमेंट में हो सकता है कि आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन लगे, लेकिन नहीं है। अगर एक बच्चा एआई से होमवर्क करा रहा है, 99% वो होमवर्क ऐसा है जिसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन नहीं लग रहा है। वो किसी मेमोरी टेस्टिंग या बस ये करके बता दो वाला एक होमवर्क है। राइट। तो वो चीज़ें तो वैसे भी अब बच्चे को नहीं करनी। अब आपने जो पॉइंट बोला, नाउ दिस हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लिसिटली वर्क ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। मतलब पहले से अब इसको आपको डबल डाउन करना पड़ेगा कि क्या मैं रोज़ क्रिटिकल थिंकिंग वाले काम कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं रोज़ क्रिएटिव थिंकिंग वाले काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ तो येस यू आर राइट, आप अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो। एआई आपसे ऑलरेडी बेहतर है, आप इररेलेवेंट हो जाओगे। इसीलिए आज ज़रूरी हो गया है कि बच्चे या आप, मैं, कोई भी वो काम करें जिसमें एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी और बाकी ये 4 C's जो हम बोलते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। नहीं तो आप एआई के साथ कम्पीट कर रहे हो। अगर ये हैं तो आप एआई के बॉस हो। दैट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट वी मेक। राइट। सो येस यू आर राइट, बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसे टास्क देने की ज़रूरत है जहाँ पे नेचुरली क्रिटिकल थिंकिंग करनी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली, नहीं तो हमारे आने वाले साइंटिस्ट ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो भी खत्म हो जाएंगे। एंड अगर हम एक इंसान की नज़र से देखें तो वो तो कम्प्लीटली इररेलेवेंट रहेगा ही। अगर उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और ये सब नहीं है तो वो तो इररेलेवेंट रहना तय है। सो होमवर्क दिया जाए या असाइनमेंट्स दिए जाएं जो ऐसे हों जो कि सच में इन चीज़ों को करवाएं। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने दी कि हमारे हमारे स्कूल के साथ ये प्रॉब्लम है, नाउ ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन कोई चैट जीपीटी या बुक के अंदर बच्चा नहीं लाएगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा Exactly. सोचे, बुरा सोचे, लेकिन सोचे। राइट। तब जाके आप बच्चे को बोल रहे हो कि सोचो भी, अपना भी बताओ, चैट जीपीटी से भी पूछो, सब करो, देन वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अभी आपने एआई रेडीनेस की बात करी, तो ये एग्जैक्टली एआई रेडीनेस है क्या? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टर्म को समझना, बिकॉज एआई टेक्नोलॉजी को सीखना तो शायद दुनिया के 0.01% लोग कर रहे होंगे। ओके। हार्डली couple of thousands of engineers in the world will be learning the AI technology skills. ओके। But every person in the world, including you and me, हमें तो AI readiness skills सीखनी होंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछले 1 साल में इन स्किल्स को एक प्रॉपर डेफिनेशन देने का काम किया है, उसको एक क्रिस्प तरीके से डिफाइन किया है, लेआउट किया है, स्ट्रक्चर किया है, और वो हमने बहुत रिसेंटली ही अभी एक वाइट पेपर भी रिलीज़ किया है। So that's called AI Readiness Skills, a common minimum framework to upskill humans. ओके। And it applies to all humans. तो ये क्या होती है मैं आपको बताना चाहूँगा, and I would also request that if we can see that graphic on the screen for our viewers. तो AI Readiness Skills जो है एक 3 लेवल का पिरामिड है। ठीक है। बॉटम में आती हैं DCIM स्किल्स, यानी डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी स्किल्स, और इन स्किल्स से आपको तीन ब्रॉड कॉम्पिटेंसीज मिलती हैं। सबसे पहला होता है ऑनलाइन सेफ्टी। हम कोई भी काम करते हैं, हमारा रूल होता है सेफ्टी फर्स्ट, राइट? सर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको एक पेन एंड कॉपी लेके बैठना चाहिए, क्योंकि जितनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही है, अगर वो उसको नोट डाउन कर लेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा आगे काम में आएगी। जी, मैं भी मानता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। और वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के देखें ज़रूर। जी, तो प्लीज़ सर, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। सॉरी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। जैसा मैं बता रहा था कि जो बॉटम लेवल ऑफ पिरामिड है उसमें आपको 3 मेजर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी होती हैं। उसमें सबसे पहली ऑनलाइन सेफ्टी। ओके। तो सेफ्टी फर्स्ट, वो तो रूल हर जगह अप्लाई होता है, राइट। तो एआई की दुनिया में भी सेफ्टी फर्स्ट, मतलब आप समझें कि इंटरनेट पे कौन से खतरे हैं आपके लिए, एआई की वजह से कौन से खतरे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। मैं उसके ऊपर अगर आज जाऊंगा तो हमारे पॉडकास्ट का डायरेक्शन दूसरा चला जाएगा। तो
ऑनलाइन सेफ्टी सबसे पहली स्किल। उसके बाद की जो 2 स्किल्स हैं हम उन्हें बोलते हैं करियर इंश्योरेंस। ओके। आपके करियर में एक्सीडेंट्स होंगे, उसका इंश्योरेंस अभी से ले लीजिए। ये 2 स्किल्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन रेपुटेशन। ओके। करियर में एक्सीडेंट होगा मतलब जॉब लॉस होना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस बंद होगा। ये आप तय मान के चलिए कि ये होगा। हर साल हो सकता है, 2 साल में एक बार हो सकता है, 6 महीने में एक बार हो सकता है, लेकिन ये साइकिल अब चलती जाएगी हर किसी की लाइफ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उन्होंने बोला था कि अगर 85,000 जॉब्स जाएंगी तो 97,000 जॉब जनरेट भी होंगी। हाँ। एआई के कारण। हाँ, ये सही है, लेकिन आप ये देखिए कि साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू जॉब्स, ये साइकिल चलती जाएगी। आज 85,000 जॉब जा रही हैं, 97,000 जॉब आ रही हैं, क्रिएट हो तो रही है। एग्जिस्टिंग खत्म हो रही हैं। यानी एग्जिस्टिंग में अगर 85,000 लोग थे, उनके उसमें करियर क्राइसिस आई। नाउ व्हाट दे विल हैव टू डू, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो रीस्किल करो, अपस्किल Right, करो। हाँ। वो आप कैसे करोगे? इज Then- देयर एन ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अ कॉलेज और अ स्कूल और अ कोचिंग? नो, बिकॉज मुझे जितना मालूम है एआई का कोई प्रॉपर कोर्स ही नहीं है आज की तारीख में, या कोई डिग्री ही नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं है। और हाँ। अगर एक कॉलेज में वो डिग्री आ भी जाए तो वो 3 साल पुरानी होती ना। कॉलेज के कोर्स तक आने में तो इन्फॉर्मेशन को Right. 3 साल का पूरा वो आना पड़ता है ना उसको, Right, right. अप्रूवल करते हुए। राइट। सो इंटरनेट इज द ओनली सोर्स जहाँ से आप सीख सकते हो। सो इवन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो सबसे फ्रेश कंटेंट जो है उनका, जो फ्रेश नॉलेज है, वो उनके ऑनलाइन कोर्सेज में आता है। सो दैट इज Okay. वेयर यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑनलाइन लर्निंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन करियर इंश्योरेंस। दूसरा, आपने जो भी अपग्रेड कर लिया अपनी स्किल, उसको आपको इंटरनेट पे प्रेजेंट करना है, शो ऑफ करना है, राइट? अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को मजबूत करना है, तब जाके वो आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो और अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन अगर आपके पास है ये स्किल्स, तो जब भी करियर में क्राइसिस आएगी, जब भी आपका ले ऑफ होगा या बिजनेस बंद होगा, यू कैन री एंटर द करियर। तो इसको हमने रखा सबसे पहले के लेवल पे कि दिस Okay. इज दी वर्स्ट केस की प्रिपरेशन। इसके ऊपर आते हैं वो 4 C's जिनसे हम बोलते हैं कि आप एआई के बॉस बनते हो। ओके। अब एआई का बॉस बनना जरूरी क्यों है? बिकॉज एआई का कलीग एंड कॉम्पिटिटर बन के आप नहीं चल सकते। एआई विल ऑलवेज आउट परफॉर्म यू, ऑलवेज आउट स्मार्ट यू। आपको छुट्टी चाहिए, आपको बीमारी होगी, उसको कभी नहीं होगी। राइट, वो आपको हर जगह डोमिनेट करेगा। हर जगह डोमिनेट कर रहा है। जितना आप और आपकी पूरी पॉपुलेशन ने पिछले लाखों सालों में सीखा है, एआई पिछले कुछ साल में सीख चुका है। एग्जैक्टली। इट विल, यू कैन नेवर आउट परफॉर्म एआई इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और स्किल्स और समथिंग। तब ऐसे में उसके साथ के लेवल पे काम नहीं कर सकते, आपको उसका बॉस बनना ही पड़ेगा। एआई का इस वक्त बॉस कौन बन सकता है? वाई एम सेइंग इस वक्त, बिकॉज अगले 5 साल के बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि अगले 5 साल के टाइम फ्रेम में अगर किसी इंसान के अंदर ये 4 C's हैं, सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि वाई, किसी भी मुद्दे की जड़ तक पहुंचना, ठीक है, पहला क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग। ओके। क्रिएटिविटी, वैसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं इसमें, लेकिन मैं बार बार क्रिएटिव थिंकिंग वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? बिकॉज इंडिया में क्रिएटिविटी को आर्ट से कंपेयर कर दिया जाता है राइट। कि एग्जैक्टली। बेटा बहुत अच्छा स्केच बनाता है, बहुत क्रिएटिव है। सॉरी, बट अब ये क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, क्योंकि Okay. अब आर्टिस्ट का प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा खतरे में। इफ खतरे यू में, कैन राइट। sing very well, if you can dance very well, if you can do whatever, your professional earnings will be much less than before. तो इस क्रिएटिविटी को हम बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, नॉट आर्टिस्टिक थिंकिंग। इसमें होती है तिकड़म लगाना, जुगाड़ लगाना, अलग तरीके से सोचना, यू नो, फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस टू सम प्रॉब्लम, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव थिंकिंग में आती हैं। फिर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इन अ वे क्रिएटिवनेस का पर्सपेक्टिव भी अब चेंज हो चुका है। बेंचमार्क बढ़ गया और डिफिकल्ट हो गया। एग्जैक्टली। और डिफिकल्ट हो गया। राइट। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन आर थर्ड एंड फोर्थ। ये Okay. दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन तो हम जानते ही हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि इंडिया में अच्छी अंग्रेजी को कम्युनिकेशन से जोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल भी सही नहीं है। कम्युनिकेशन इज़, मुझे जो बात आपको समझानी है, या आप जो नहीं भी बोल पा रहे हो, नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, क्लूज़ हैं, क्या मैं पकड़ पा रहा हूँ, ये असली कम्युनिकेशन है। बोल के काम करवा पा रहा हूँ मैं, बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व करवा पा रहा हूँ, जितना बोलना चाहिए उतना बोल रहा हूँ, या आप जो बोलते हो उसको मैं समझ पा रहा हूँ। ऑल दोज थिंग्स आर कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज से आने वाले 5 से 10 सालों में क्या ये चैट जीपीटी इसको भी समझने लग जाएगा कि आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप टेंस्ड हो? जैसे कि इसकी मैं बात करूँ, आयरन मैन में जार्विस था, राइट? तो वो मैप्स भी बताता था, सारी इन्फॉर्मेशन भी देता था, बट एट द सेम टाइम उसको प्रोटेक्ट करके भी रखता था।
राइट, ये बाकी उसकी केयर भी करता था। आने वाले 5 साल में जितने भी हमारे चैटबॉट्स हैं या जो एआई है वो इस लेवल पे आ जाएगा कि ह्यूमन इमोशंस भी आने लग जाएंगे उसमें। जी, आज आप देखिए, आज आपके टेक्स्ट में जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, उससे वो आपके इमोशंस आराम से पकड़ सकता है। सो वी आर ऑलरेडी एट दैट पॉइंट जहाँ पे एआई टेक्सचुअल इंटरैक्शन में आपका थेरेपिस्ट बन सकता है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपके पॉडकास्ट से किसी भी पर्सन को कि वो चैट जीपीटी को एक थेरेपिस्ट मान के अपना सॉल्यूशन लें। वो प्लीज़ एक ट्रस्टवर्दी थेरेपिस्ट के पास जाएँ, लेकिन मैं टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। राइट, इट इज़ पॉसिबल कि आप जो लिख रहे हैं उसमें आपके इमोशंस को वो समझ जाए। इन अ वे मैंने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो वो उस इमोशन को समझ के कुछ रिस्पॉन्स दे देगा। इज इट लाइक दैट? जी बिल्कुल, और आपके बिना बोले आपके शब्दों में गुस्सा और एंग्जाइटी झलकती है। आपके वर्ड्स में, आपके सेंटेंस की लंबाई में, आपके वोकैबुलरी की चॉइस में वो झलकता है। तो वो पढ़ना बहुत आसान है। ओके, और वाइसे वर्सा अगर आप उसको बोलें कि यार एक ऐसा पैराग्राफ लिखो जो कि एक बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ पैराग्राफ वो ये बोलते हो, तो लिख देगा बिकॉज इट अंडरस्टैंड। राइट, वो मैंने करा एक बार। मुझे एक ईमेल भेजना था किसी को और मैंने इसको बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आई एम वेरी एंग्री, तो उसने उस हिसाब से पूरा एक ईमेल लिख के दिया जिसमें मेरा एंगर शो हो रहा है। सो टेक्स्ट में तो समझता है। नाउ द ट्रेनिंग इज ऑन कि वो जैसे एक अगर आप अपने एआई से वीडियो कॉल करें तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ के बोल सकता है कि शालीन, शुड वी पॉज दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर कंफर्टेबल हैविंग दिस। ओके, क्योंकि मैं कैसे सीखा, मैंने भी तो हजारों लोगों से बात करके उनके नॉन वर्बल और माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीखा है ना। एग्जैक्टली। एक 5 साल का बच्चा आपको पॉज नहीं कर पाएगा, राइट, लेकिन एक 50 साल का मैच्योर पर्सन आपको बोल सकता है कि लेट्स हैव दिस कॉन्वर्सेशन लेटर। आज आप तैयार नहीं दिख रहे हो। तो वो अभी ये चीज़ कर सकता है या आने वाले टाइम में होने लग जाएगा वो चीज़? I think we're very near that. I have not tested this personally, but it is just a matter of looking at a millions of faces and that's it. What उसमें कुछ है ही नहीं. Maybe this year, maybe next year, or maybe it's already happening. Communication की क्वालिटी ये होती, वो अच्छी अंग्रेजी नहीं होती. राइट, वैसे ही कोलैबोरेशन में दूसरे इंसानों या दूसरे AIs के साथ मिल के एज ए टीम किसी प्रोजेक्ट को कर पाना कोलैबोरेशन स्किल होती है। तो ये 4 C's अगर किसी के अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, तो ऐसा इंसान उस तरह के प्रॉब्लम्स पे, उस तरह के टास्क्स पे काम कर रहा होगा जो अब मॉडर्न इंडस्ट्री को चाहिए, जो मॉडर्न दुनिया को चाहिए। जो आपने बोला ना कि 85,000 जॉब्स जाएंगे तो 97,000 नए आएंगे। तो ये 97,000 जो नए आएंगे या वॉट एवर दैट नंबर इज, वो ऐसे ही जॉब्स होंगे जिसमें लगातार हर रोज़ या हर हफ्ते आपको ये 4 C's लगाने पड़ रहे हैं। ओके, इन अकाउंटेंट्स लाइफ, इन डे टू डे लाइफ उसको 4 C's नहीं लगाने होते ना। तो वो चीज़ रेपिटेटिव है, एआई करेगा। इन अ जूनियर लॉयर्स लाइफ उसको रेगुलरली 4 C's नहीं लगाने, मे बी इन अ सीनियर लॉयर्स लाइफ उसको लगाने होते होंगे। तो जहाँ कहीं भी 4 C's अप्लाई हो रहे हैं, एआई उसको असिस्ट करेगा। जहाँ कहीं भी 4 C's अप्लाई जॉब में नहीं हो रहे हैं, एआई उसको ले लेगा। तो इन अ वे ये 4 अलग अलग बॉक्सेस हो गए जी, जहाँ 4 अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, जहाँ एक जगह हमारी थिंकिंग जा रही है। हाँ, और एक जगह हमारा वर्क जा रहा है, हाँ, हार्ड वर्क जा रहा है। हाँ, उसके बिहाफ पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इन चारों चीज़ों को। यस। सो लेट्स से यू गेट अ जॉब ऑफर हाँ, एंड इट्स पेइंग यू वेरी वेल, हाँ, बट आप एक समझदार इंसान हो, आप सोच के जाना चाहते हो कि यार ऐसा तो नहीं कि 6 महीने बाद बंद हो जाएगा। हाँ, एक ही फिल्टर लगा लीजिए, जेडी पढ़िए, जॉब डिस्क्रिप्शन, और मे बी यू गिव इट टू एआई, चैट जीपीटी को फोटो खींच के दे दीजिए और बोलिए कि इसमें बताओ कि रोज़मर्रा में कितना मुझे 4 C's की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो बोलता है, आपकी खुद की एनालिसिस बोलती है कि हाँ बहुत रेगुलरली आपको क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी ये सब लगानी पड़ रही है, दैट मीन्स दिस जॉब विल सर्व यू वेल। और अगर नहीं तो ये अच्छी तनख्वाह हो सकता है 6 महीने के अंदर बंद हो जाए, राइट, बिकॉज एआई विल टेक यू ओवर। सो ये हम सेकेंड लेवल ऑफ पिरामिड को बोलते हैं कि अगर आपने इसको मास्टर किया तो आप एआई के बॉस बन सकते हैं। फिर थर्ड लेवल एंड द फाइनल लेवल इज कॉल्ड एआई टूल्स, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब एआई टूल्स का यूज़ करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इवन व्हेन यू हैव लर्नड गुड स्किल्स बॉटम ऑफ द पिरामिड में, इवन यू आर अप्लाइंग द 4 C's इन द मिडल ऑफ द पिरामिड, इसके बावजूद अगर आप एआई टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आप आउटपुट निकाल रहे हैं, वो बहुत स्लो है आज के कंपैरिजन। राइट, राइट।
पुरानी दुनिया में वो चीज़ चल सकती थी कि आपने एक दिन में एक अच्छा ईमेल लिख के काम कर दिया तो द बॉस विल बी हैप्पी और इट्स Exactly, ओके। right. बट आज तो चाहिए कि यार अच्छा ईमेल फटाफट लिखना है चाहिए। ना तो 5 मिनट में दे रहा हूँ ना, 5 मिनट का टाइम कर लो। सही बात है। देन यू ओनली कैन यूज अ गुड एआई टूल। राइट। तब आपको एआई, सी, लर्निंग एन एआई टूल इज नॉट अ टेक्निकल स्किल। इसीलिए ये टूल वर्ड ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ इससे, ओके। क्योंकि एआई है एक इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस को आप सिर्फ यूज कर रहे हो थ्रू अ टूल लाइक थिंग। जैसे चैट बॉट इज अ चैटिंग इज अ टूल, बट Right. उसके पीछे तो इंटेलिजेंस है, राइट। राइट? आप उससे इमेज बनवा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो, जिससे बनवा रहे हो वो इंटरफेस एक टूल है, उसकी कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहा है वो एक इंटेलिजेंस है। इसीलिए आपको सोचना है कि इस इंटेलिजेंस से अगर मुझे अच्छा काम कराना है तो मुझे टेक्निकल सेटिंग्स नहीं चाहिए कि सर्च का बटन दबा दो, डीप सर्च का बटन दबा दो, उसका टेम्परेचर, फ्यू सेटिंग्स Right. आर देयर इन एवरी टूल, छोटी Okay. मोटी होती हैं, वो Okay. सब ऊपर नीचे कर दो। दैट्स नॉट अ स्किल। स्किल इज, डू यू हैव द आउटपुट क्लैरिटी वाइल यूजिंग अ टूल। आपको जब ईमेल लिखवाना था तो यू हैड द आउटपुट क्लैरिटी ऑफ सेइंग इट कि आई वांट एन एंग्री Anger. ईमेल, Right. बिकॉज यू नो द पर्पस कि इस ईमेल से इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। Right. अ स्टूडेंट कुड नॉट हैव डन दैट। Hmm. तो पहली चीज आउटपुट क्लैरिटी, दूसरा होता है वर्क फ्लो अंडरस्टैंडिंग। Okay. यानी कि मोस्ट ऑफ द टास्क दैट वी डू इन अवर ऑफिस एंड अवर बिजनेस, वो एक सिंगल टास्क नहीं होता, वो एक चेन ऑफ टास्क में कहीं एक बीच में होता है। सो मान लीजिए आपको एक ब्लॉग आर्टिकल लिखना है, तो ब्लॉग आर्टिकल में टास्क कैसे होगा कि सबसे पहले तो दिमाग में जो है उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लो, बुलेट पॉइंट से कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना लो, एब्स्ट्रैक्ट से आर्टिकल बन गया, आर्टिकल की स्ट्रक्चरिंग हो गई, उसमें कुछ इमेज आनी, वीडियो आनी, फिर फाइनली लास्ट में जाके पब्लिश कर दो। Right. इफ़ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ द एंटायर वर्क फ्लो, तब आप इस वर्क फ्लो को एआई की मदद से करवा सकते हो और इसमें मल्टीपल टूल्स यूज होंगे। Okay. लेट्स से आपने अपना, जैसे मैं करता हूँ, मैंने कुछ वॉइस नोट्स अपने फ़ोन में डाल लिए और वो वॉइस नोट उठा के मैंने नोटबुक एलएम को दे दिए कि भाई इसमें से ज़रा समराइज़ कर दो यार कि मैं कैसा ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। समराइज़ कर देता है। फिर वो समरी उठा के मैं क्लॉड को देता हूँ, बिकॉज आई लाइक द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ क्लॉड बेटर। तो मैं क्लॉड को बोलता हूँ कि यार ये एक एब्स्ट्रैक्ट है मेरे ब्लॉग का, इससे एक अच्छा ब्लॉग लिख दो। तो जब मैंने उस ब्लॉग को लिख दिया, फिर मैं जेमिनाई को देता हूँ कि यार इससे ना ये वाला रिसर्च कर दो। तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे कैसा ब्लॉग चाहिए, चूंकि मेरे दिमाग में पिक्चर है। ओके। तो मैं इसको ऐसा बोलूं कि आपके पास जितने भी बॉट्स हैं वो सबका कुछ अलग अलग प्रोफिशिएंसी है और जी। उसके हिसाब से आपको अलग अलग यूज करने चाहिए। बिल्कुल। अब आप इनको बॉट्स मत बोलिए, इनको तो आप नाम दे दीजिए। ओके। सुनील, रवि ये सब ऐसे हैं। तो आपकी टीम में सब लोग हैं, ओके। आप भी उस टीम का एक हिस्सा हैं। राइट। तो आप दिमाग में रखते हैं ना कि पहले मैं इसको ये काम दूंगा, फिर सुनील भाई तुम रवि को देना। राइट। वो एक And पूरा that's- वर्कफ्लो डिसाइड होता है। That's how, because you Right. have the clarity there. That is how you work with AIs. Now, AIs are not tools; they are teammates. तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एआई बॉट्स हैं सारे, उनको आपको यूज करते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किसकी क्या खामियां हैं और किसके क्या फायदे हैं। Absolutely, बिल्कुल। और और उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि मुझे क्या और क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि यूज़ करते रहना पड़ेगा, बिकॉज मे बी मेरे पर्पस के लिए क्लॉड इज प्रूविंग गुड, बट मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज योर वर्क इज़ डिफरेंट। राइट। तो आपको अपनी ये एक्सपीरियंस खुद डेवलप करना पड़ेगा कि यार मेरे लिए ना ये वर्क फ्लो बेटर होता है। ओके। सो दैट इज़ वेयर एआई टूल्स में आप ये मत सोचिए कि एआई टूल्स की टेक्निकल स्किल्स सीखना है। इट इज़ अबाउट स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ एआई टूल्स, यानी आउटपुट क्लैरिटी रहे, क्या करवाना है, वर्क फ्लो में वो कहाँ बैठता है वो क्लैरिटी रहे, एंड या वर्क फ्लो के साथ एसओपीज भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज़ हाउ इट कंप्लीट्स द एंटायर एआई रेडीनेस स्किल्स, एंड Okay. दैट इज़ वेयर वी आर वर्किंग। तो ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कौन सा एआई बॉट यूज करना चाहिए? आप कुछ कुछ बॉट्स ऐसे बता सकते हो? डेफिनेटली, जैसे अब हम मल्टीपल टूल्स की बात कर लेते हैं, Multiple बिकॉज tools देयर आर बात करें। मल्टीपल आउटकम्स दैट यू राइट। वांट। राइट। सबसे सिंपल है कि भाई आपको कुछ आर्टिकल्स लिखवाने हैं या ईमेल लिखवाना है। अ, आजकल आप जो पॉपुलर एलएलएम्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रॉक है, डीपसीक है, इसको दो तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल लैंग्वेज आउटपुट आ जाएगा उसमें, और दूसरा एक रीजनिंग मोड आता है। ओके। रीजनिंग मोड में आप एलएलएम को बोलते हो कि ज़रा सोच के बताना।
और जब आप रीजनिंग मोड यूज़ नहीं करते हो तो वो फिर अपनी सिर्फ जो उसको लैंग्वेज जितनी वो एक्सप्रेस कर सकता है वैसे बता रहा है. देयर इज डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ थिंकिंग दैट द एलएलएम अप्लाइज व्हाइल बिफोर आंसरिंग यू. ओके. अगर आपने रीजनिंग मोड ऑन किया तो आप उसको ना सीधे टास्क नहीं दोगे. लेट से आपको वो ईमेल ही लिखवाना था एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस दैट यू वांट टू सेंड टू सम पर्सन कि ये बहुत ज़रूरी है. तो अब आप उसको सीधे नहीं बोले कि ऐसा ऐसा ईमेल लिख दो. यू टेल द इंटेंट, टेल द ओके. पर्पस ओके. कि आई वांट टू राइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईमेल क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है. हम्म. फिर रीजनिंग मोड अगर आप उस एलएलएम को ऑन करेंगे तो इट विल थिंक थ्रू इट कि अच्छा यूज़र इस सिचुएशन में उसको ऐसा लिखवाना है तो फिर मैं ऐसा ये करता हूँ. इट थिंक्स विथ इटसेल्फ. Okay. आप उसकी पूरी रीजनिंग डीप सीक में जाके रीजनिंग पढ़ भी सकते हो. चैट जीपीटी रीजनिंग पढ़ने नहीं देता आपको, लेकिन वो सोचता है और उसके बाद रिस्पॉन्स देता है. तो अगर आपको ज़रूरत है कि भाई आपको एक एक ऐसा भी दिमाग चाहिए जो सोच के बताए तो आप रीजनिंग मोड ऑन करें. अगर Right. आपको चाहिए कि आई नो तुम सिर्फ मेरे लैंग्वेज वाला टास्क अच्छा करो, देन यू यूज़ एनी ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल विल हेल्प यू विद द लैंग्वेज पार्ट. लेकिन मैं क्लाउड को प्रेफर करता हूँ जहाँ मुझे कुछ और अच्छी क्वालिटी की लैंग्वेज चाहिए. तो मुझे पर्सनली उसकी सेंटेंस मेकिंग और जिस तरह से वो पैराग्राफ्स लिखता है मुझे पसंद है. ओके. ये आपकी लाइकिंग अलग भी हो सकती है. सो अब ये तो आ गया टेक्स्ट के साथ काम करना. इमेजेस के साथ काम करने की बात जहाँ आती है वहाँ पे हमारे पास डैल ई एक ऑप्शन है जो कि चैट जीपीटी अभी जो पूरी गिबली इमेजेस वाला जी, जो जी, जी, पूरा जी. क्रेज चला था. हमारे पास गिबली काफी ने साल भी से. पूरा क्रिएटिव जॉब खा गया. हाँ. जो पहले क्रिएटिव लोग थे जो कि हजारों सालों से लोगों ने स्किल्स सीखी, आगे लेके चले और बहुत टाइम ले लेके उस चीज़ को बनाते थे, वो विद इन अ सेकेंड्स कर देता है. यू आर राइट. मैंने खुद करवाया हुआ है. सो रिसेंटली वी पब्लिश्ड अ बुक. तो उसमें बहुत सारे स्केचेस हमें पेंसिल स्केचेस बनवाने थे. सो इट डिड अ परफेक्ट जॉब. सो यस, एक स्केच आर्टिस्ट का जॉब गया वहाँ पे. तो अभी हम जो बात कर रहे थे, तो डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से 5 से 8 जो भी आप बताना चाहते हैं कि चैटबॉट्स हैं जो हमको रेगुलर वे में यूज़ करना चाहिए. सो टेक्स्ट एंड आर्टिकल के लिए लोग बहुत जानते हैं कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, तो वो सब जानते हैं. मैं थोड़ा सा आगे का बताता हूँ कि अगर आपको अच्छी इमेजेस बनानी है तो डैल ई इज़ डूइंग अ गुड जॉब. डैल ई का इस्तेमाल आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं. ओके. और डैल ई की अपनी अलग से भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी जा सकते हैं. मुझे आजकल इमेजेस बनानी होती हैं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो कि उनका सर्च इंजन है उस पे जाता हूँ. वहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन है, वो बहुत अच्छी इमेजेस बना के देते हैं. ओके. तो आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे चले जाइए, bing.com पे, वहाँ क्रिएट इमेजेस आपको ऑप्शन मिलेगा और वो फिर एआई के थ्रू आपको इमेजेस बना के दे सकते हैं. दे डू अ वेरी गुड जॉब ऑफ क्रिएटिंग एनी सीन यू वांट कि स्टूडेंट सिटिंग इन स्कूल डूइंग दिस, बहुत अच्छे अच्छे बना के देगा. देन यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू समथिंग एल्स. तो आपको पता ही है कैसे आपने अपनी फ़ोटोज़ को गीबली करवाया था. वही फ़ोटो उठा के आप चैट जीपीटी को दे दीजिए, बोलिए कि कन्वर्ट दिस इनटू व्हाटएवर, तो इट विल कन्वर्ट. ओके. फिर वीडियोस का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बताऊंगा कि वीओ इज़ अ टूल फ्रॉम गूगल, देन सोरा इज़ अ टूल फ्रॉम ओपन एआई. ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली अभी तक वीडियोस के साथ काम नहीं किया है. ओके. प्रेजेंटेशंस के लिए मैं एक छोटे से वर्कफ्लो का इस्तेमाल करता हूँ. मैं अपनी स्लाइड्स का जो प्लान है पहले वो किसी अच्छे एलएलएम से, जैसे कि क्लॉड हुआ या जेमिना या चैट जीपीटी हुआ, पहले उससे स्लाइड प्लान बनवा लेता हूँ कि स्लाइड 1 में ये होना चाहिए, स्लाइड 2 में होना चाहिए. फिर बेस्ड ऑन दैट यू कैन यूज़ एनी टूल लाइक गामा एंड इस तरह के टूल्स हैं जो कि प्रेजेंटेशन बनाते हैं. आई डू दैट मोस्टली. आई ओनली get the slide plan out and don't rely on an AI tool to create the slides. ओके. अगर मुझे बहुत ही कस्टमाइज्ड स्लाइड्स बनवानी है, लेकिन अगर ऐसी स्लाइड्स बनवानी है कि इट शुड बी जस्ट अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन, तो बहुत अच्छी स्लाइड बन जाती हैं गामा जैसे टूल्स के साथ. ओके. देन देयर इज़ अ वेरी गुड टूल कॉल्ड गूगल नोटबुक LM. ओके. तो नोटबुक LM का इस्तेमाल मैं रिकमेंड करूँगा हर प्रोफेशनल को और हर स्टूडेंट को करना ही चाहिए, बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो AIs के साथ आती है वो नोटबुक LM सॉल्व करता है. वो ये Okay. है कि आपको अगर एक लेट्स से आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसकी सोर्सेज बड़े फिक्स्ड हैं. लेट्स से यू वांट टू राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ योर
लैपटॉप, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये 15-20 पीडीएफ्स के जो नॉलेज है उसी की समरी आए, ओके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद अ जनरल एआई। राइट, सो नोटबुक एलएम को आप वो 15-20 सोर्सेज दे सकते हैं कि ये पीडीएफ्स आप लीजिए, या फिर यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे वीडियोस हैं आप चाहते हो कि उसकी नॉलेज में से ही आके इसको दे, राइट। तो नोटबुक एलएम कैन डू इट वेरी वेल फॉर यू, डू एक्सपेरिमेंट विद। एक मैंने और अभी चैटबॉट देखा, नोट जीपीटी, ओके, वो भी सेम यही काम करके देता है आपको। अच्छा, उसमें आप लेट्स से अगर आप यही पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो इस पूरी पॉडकास्ट के अगर आप वहाँ पे लिंक दे देते हैं, तो उसका पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट दे देगा। जी, अब आप उसको बोलोगे कि इस टेक्स्ट फॉर्मेट से मुझे बुलेट पॉइंट्स में नटशेल में निकाल के दे दो कि इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ, तो उसमें आपको वो भी करके दे देगा। उसके हिसाब से इमेज भी क्रिएट करके दे देगा। यस यस यस, बिल्कुल, हाँ। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये जो पूरा टेक्स्ट है हिंदी में चाहिए, तो वो आपको हिंदी में लिख के देगा। आप बोलोगे कि नहीं जो पूरा समरी है मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो वो इंग्लिश में लिख के देगा। तो इट्स अ वेरी गुड टूल। एक्सीलेंट, इनफैक्ट आई थिंक ऑन द इमेज फ्रंट दिस इज बेटर, बिकॉज मुझे पता नहीं कि नोटबुक एलएम आपको इमेज बना के देगा कि नहीं, बट इफ नोट जीपीटी इज डूइंग दैट तो बहुत ही अच्छी बात है। बट सर आपको नहीं लगता कि जो भी चैटबॉट्स हैं इनका नेगेटिव वे में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? अगर जो आपने बोला है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं और उसी से वो लर्न करता है, तो अगर हम उसको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमको मिसलीड नहीं कर सकता, उसके कारण हमको नुकसान पहुंचा सकता है उसके कारण वो? बिल्कुल हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, एंड ये बात तो तय है कि जिस तरह की ट्रेनिंग उसकी हुई है वो बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अभी के जो अवेलेबल एआईज है जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियों ने बनाए हैं, वहाँ पे उन्होंने गार्ड रेलिंग की हुई है। ओके, सो जो हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि नुकसान पहुंचा सकता है, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो और वो आपको कुछ सुइसाइडल थॉट्स बताने लगे, सो दीज कंपनीज हैव वर्कड ऑन दैट। सो इतना इजीली आप तक वो नुकसानदायक कन्वर्सेशन नहीं आ रहे होंगे थ्रू अ चैटबॉट। ओके, हाँ, अगर आप मैलिशियस वे में उसका यूज़ करके किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहो तो वो अभी फिर भी थोड़ा पॉसिबल है। So you can misuse AI to do something wrong, create some wrong content. Okay. That is possible. But if you are talking to one of the popular AIs today, तो वहाँ से नुकसान हो जाए आपको, वो अभी इतना पॉसिबल नहीं है। Okay. They have worked on it and that's improving by the day. अभी जनरली जैसे मैंने देखा कि एआई के थ्रू स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग क्या करते हैं कि आपकी आवाज़ का क्लोन कर लेते हैं और उसके थ्रू क्लोन करके फिर आपको कॉल करके आपके बिल्कुल। पेरेंट्स को या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको कॉल करके फिर आपसे पैसे डिमांड करते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, अरे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा वैसा। तो ये भी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड होते जा रहा है जितने भी एआई बॉट्स हैं उनका। तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा? यू आर राइट। अब यहाँ पे एक और मुद्दा आता है, द ओपन सोर्स एआईज। क्या है Okay. कि जैसे ऑल दीज द ओपन एआई के या गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के जो एआईज हैं, दीज आर ऑल होस्टेड एआईज। लेकिन लामा जो कि मेटा फेसबुक ने बनाया है, लामा एंड मेनी अदर एआईज आर ओपन सोर्स। सो मैं कोई भी उनको डाउनलोड करके अपने सर्वर्स पे रन कर सकता है। ऑल्दो इट रिक्वायर्स सम हेवी परफॉर्मिंग सर्वर्स, बट स्टिल पॉसिबल है कि कोई भी पर्सन उसको रन कर सकता है और उन एआईज का इस्तेमाल फेकिंग एंड फोर्जरी जैसे कामों में किया जा सकता है, और Right. हो भी रहा है। इट इज़ बिकम वेरी इजी टू फेक और क्लोन योर वॉइस, क्लोन योर फेस, आपका फेक वीडियो बनाना, या एंड वी आर सीइंग दिस सिंस पास्ट 2 years नाउ। ये चीज़ बिल्कुल बट ऐसे बॉट्स पे फिर सर बैन नहीं लगाना चाहिए गवर्नमेंट को? कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखिए, एआई रेगुलेशन इज स्टिल नॉट ग्रोइंग एज फास्ट और कीपिंग पेस विद द ग्रोथ ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। अभी Okay. भी जो एआई के लिए नियम बनाने वाला जो काम है वो बहुत स्लो चल रहा है। द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल एआई विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। बट आपको नहीं लगता इस पे बहुत जल्दी और बहुत स्पीडली वे में हमको काम करना चाहिए, जिससे पहले कि कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए? हमको कंट्रोल करना चाहिए इसको और कुछ लिमिटेशंस लगानी चाहिए। यस, दैट्स अ मेजर रिक्वायरमेंट। दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो ये एनफोर्स करने वाली बात है लॉ या रेगुलेशन को, वो एनफोर्समेंट अभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि सरकार ने सोचा और वो हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे मामला कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एआई गेट्स एक्सेसिबल टू पीपल ओवर इंटरनेट। इंटरनेट अपने आप में एक इंटरनेशनल चीज़ है, उसके ऊपर एक देश का पर्टिकुलर लॉ अप्लाई नहीं करता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ओपन सोर्स एआईज हैं, तो ओपन सोर्स एआईज आज सबके लिए अवेलेबल हैं, तो उसको एकदम से ओपन सोर्स एआईज को बंद कर देना पॉसिबल नहीं है। इसके दूसरे नुकसान होते हैं कि भाई आपने एआई टेक्नोलॉजी की जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ कुछ कंपनीज के हाथ में छोड़ दिए और जनरल पब्लिक के हाथ में नहीं रहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स सम रेगुलेशंस, अगर बना भी दिए जाएं तो। ओके, बहुत सारे लोगों को इस टर्म का मीनिंग नहीं मालूम कि ओपन एआई क्या होते हैं। व्हाट इज दिस ओपन एआई? जी, देखिए, ओपन एआई तो एक कंपनी का नाम है, लेकिन ओपन सोर्स एआई क्या होता है ओपन मैं सोर्स बताता एआई, हूँ। राइट? तो जैसे हमने पहले बात की थी कि कैसे आप एक बड़े से न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर देते हो और वो सीख जाता है कि शब्द कैसे बनाना है, इमेज कैसे रिकग्नाइज करना है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड मॉडल। ओके, तो उस मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आपने उस मॉडल को किसी बड़े से कंप्यूटर पे रन किया, और अब आप उससे प्रॉम्प्ट देते हो, रिस्पॉन्स करता है, तो फिर मॉडल के साथ आप काम कर रहे हो। राइट। तो ओपन एआई हुआ, गूगल हुआ, ग्रॉक जैसा एक्स का जो एआई है, इन्होंने अपने मॉडल को अपने सर्वर पे रखा हुआ है। राइट। ठीक है, आप चाह करके भी, आप कितना भी बड़ा आपके पास डेटा सेंटर है, सर्वर हो, आप ओपन एआई का मॉडल अपने पास नहीं ला सकते, वो उनके तालों में बंद है। लेकिन ये हो गए क्लोज्ड सोर्स एआईज। ओके, टेक्निकली स्पीकिंग ये ओपन वेट्स एंड क्लोज्ड वेट्स होते हैं, लेकिन वेट्स क्या होते हैं उसकी बात नहीं करें। न्यूरॉन्स की सेटिंग्स को आप वेट्स बोलते हैं बेसिकली। ओके। ओपन सोर्स में क्या होता है कि जो मॉडल ट्रेन किया किसी कंपनी ने, उसने बोला ये मैंने ट्रेन कर दिया है, ये बहुत अच्छे से बातचीत करता है, अब आप इसको डाउनलोड कर लो, और जैसे यूज करना करो, अपने सर्वर पे रन करना है, यूज करो। डीप Okay. सीक बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स मॉडल है, जिसने ओपन एआई के सॉरी आपके व्यूअर्स को ओपन एआई, ओपन सोर्स एआई बार बार सुनने में कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन क्या करें, ये अभी इस दुनिया की सच्चाई है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। तो डीप सीक चाइना के एक कंपनी ने बनाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इतना अच्छा परफॉर्म किया कि ओपन एआई जो कंपनी है जो चैट जीपीटी ओन करती है, उसके बराबरी में आके वो लोग खड़े हो गए कुछ टाइम के लिए। वो पूरा मॉडल आज फ्री एंड ओपन सोर्स है। अगर आपके पास थोड़े से बड़े मजबूत सर्वर्स हैं, आप डीप सीक उठा के अपने उसमें रन कर सकते हैं। और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ओपन सोर्स एआईज हैं, एलएलएम्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इनका बेनिफिट क्या है कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी आज अपने लिए एआई ट्यूटर्स बनाना चाहती है, वो यूनिवर्सिटी या वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, दे कैन डू इट फ्रीली, एटलीस्ट ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट। उनको एआई को डेवलप करने में अरबों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। राइट। डाउनलोड करो, सर्वर पे रन करो। तो ये फ़ायदा भी है। अब नुकसान क्या है कि एक क्रिमिनल भी डाउनलोड कर सकता है। एग्जैक्टली। एक बैड हमारी एनिमी कंट्री भी उसको डाउनलोड करके फेक वीडियोस बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकती है, और शायद ये वॉर लाइक सिचुएशन में ये हो भी रहा है। ओके, तो जैसे अभी वॉर की हमने बात करी, और अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ कुछ चीज़ें रही भी, तो डू यू थिंक कि ये एआई कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी है? बिल्कुल, जस्ट लाइक एनी अदर वेपन इन द वॉर, इफ द वेपन इज इन योर हैंड, हमको प्रोटेक्शन दे रहा है। इफ द वेपन इज इन देयर हैंड्स, इट्स अगेंस्ट अस। तो हमारे लिए फ़ायदा कैसे दे रहा है? मतलब अभी अगर इस सिनारियो की हम बात करें, जो कि अभी चीज़ें हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो उधर हमको एआई ने कैसे फ़ायदा दिया? ये जो वॉर सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट मुझे ये मालूम है कि डिफेंस भी आजकल एआई का यूज़ कर रहा है, और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, स्पेशली अपने वेपन्स को डेवलप करने के लिए। और अपने वेपन्स में भी वो एआई इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। जो भी दुश्मन की जो भी मिसाइल्स आ रही हैं, उनके अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए, ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स को शॉट डाउन करने के लिए। तो ये मुझे नॉलेज में कि इतना हो रहा है, बट इसके अलावा कुछ और भी यूज़ हो रहा है डिफेंस सर्विसेज में एआई का? द वेरी स्पेसिफिक यूज़ ऑफ एआई अलग अलग सिचुएशंस में होता है। फॉर एग्जांपल, एक मिसाइल ये कैसे रिकग्नाइज करे कि नक्शे में कहाँ जाके उसको फटना है, तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू उसके अंदर वो इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है। ये हम इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अलग देखें, वो अलग एआई, वो जनरेटिव एआई है। ओके। लेकिन ये वाला एआई, अनदर एग्जांपल कि एक कैमरा किसी ड्रोन को पहचान सकता है कि ये ड्रोन है और उसके ऊपर अटैक कर सकता है।
ये इंटेलिजेंस जो है वो मशीन लर्निंग के थ्रू उनको दी जा सकती है उन वेपन्स को। ओके। ये हमारे जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल या लैंग्वेज मॉडल से अलग है। लैंग्वेज मॉडल्स आर यूजुअली फॉर वर्ड्स एंड ऑल। ये बहुत स्पेसिफिक है, जैसे एलेक्सा एंड सीरी। ये लैंग्वेज मॉडल्स नहीं हैं। इनको सिखाया गया है कि जब कोई वर्ड एलेक्सा या कुछ सीरी बोलता है तब आपको रिस्पॉन्ड करना है। तब आप सीख जाओ कि भाई आपसे बात हो रही है। पहले तो इतना सीखो, फिर ये सीखो कि वो बोल क्या रहा है वो समझो। राइट। कि एलेक्सा किशोर कुमार का ये वाला गाना बजाओ, तो फिर पूरा सीखना कि भाई किशोर कुमार गाना ये वो। राइट। तो वो उतना सीख गया। लेकिन आप एलेक्सा को ये नहीं बोल सकते कि ओके एलेक्सा मेरे लिए वो एक ऐसा ईमेल लिखो एंड ऑल। राइट। तो दे आर नैरो एआईज, वी कैन कॉल देम नैरो एआईज। तो डिफेंस में भी इस तरह के बहुत सारी सिचुएशंस में स्पेसिफिक रोल्स में एआईज का इस्तेमाल होता ही होगा। एक जो दूसरा एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ओके। जहाँ पे टिपिकल वेपन्स की बजाय इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके या मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप कोई एडवांटेज लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री दूसरे कंट्री में कंफ्यूजन पैदा करके, अनरेस्ट पैदा करके अगर कुछ एडवांटेज लेना चाहती, तो ऐसे टाइम्स पे एआई कैन बी वेरी यूजफुल। वहाँ पे आप एआई का यूज़ करके फेकिंग एंड whatever stuff you can create. Okay. So chatbot like DeepSeek can be a threat to us, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा डेटा लीकेज होने का, डेटा पायरेसी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यू आर राइट। अगर देखिए, जैसे मैं जब DeepSeek यूज़ को करता हूँ तो वो deepseek.com जो उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके यूज़ करता हूँ। एंड दैट्स होस्टेड, आई एम श्योर दैट्स होस्टेड इन चाइना इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या होस्टेड कहीं पे भी हो, उस डेटा की ओनरशिप एक चाइनीज कंपनी के पास है। हेंस Exactly. चाइनीज गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर देम, राइट, स्पेशली ऑन डेटा पार्ट। ऑन द डेटा पार्ट, हाँ. है ना। तो मैं उसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं ये सेफली अज्यूम कर सकता हूँ कि इफ द चाइना गवर्नमेंट वांट्स टू यूज इट, इट विल यूज इट। राइट, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमारे पैटर्न्स का उसको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह के सोचते हैं, क्या इनका Absolutely. थिंकिंग पैटर्न है। उस डेटा से पूरा की पूरा वो हमारे पैटर्न को पिकअप कर सकते हैं वो लोग। एब्सोल्युटली। इसीलिए सॉवरेन एआई जैसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात हो रही है कि भाई आप ऐसा कैपेबल एआई इंडिया में डेवलप करो ताकि इंडिया के लोगों के कॉन्वर्सेशंस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजिंग एआई बाहर ना जाए। व्हाई शुड वी से कि ओनली चाइना इज दैट बैड एक्टर? दूसरी कंपनीज भी तो हमारे डेटा का इस्तेमाल कर ही रही होंगी ना। राइट, वो तो हो ही रहा। एग्जैक्टली। जितना मेरी नॉलेज में है, जैसे रिलायंस है, दे आर ऑल्सो जियो, स्पेशली जियो इज ऑल्सो कमिंग विद देयर जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी, राइट। दे आर ऑल्सो इंडियन ब्रांड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दे आर अमेरिकन। ओनर इज इंडियन इफ आई एम हाँ, नॉट द सीईओ इज एन इंडियन, श्रीनिवास। जी। और इसके अलावा भाषिनी। तो ऐसे भी हमारे इंडिया के भी बहुत सारे अभी आ रहे हैं, जी। बट अभी तक उस लेवल पे नहीं आए हैं कि डीप सीक के साथ compete कर सके। बस वो डिफरेंस है। बिल्कुल आ रहे हैं, वी अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। बस जिस लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लोग वर्क करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे देश के पास नहीं है। और Okay. जितना टैलेंट उन लोगों ने अपने पास इकट्ठा कर लिया है, दैट इज द डेटा साइंटिस्ट, द एआई टेक्नोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स, उसकी थोड़ी सी कमी हमारे देश के पास है। और ये एक चिंताजनक स्थिति है। ओके, जैसे मैंने चैट जीपीटी की अगर मैं बात करूं, उनके पास एनवीडिया, जब ये डीप सीक आया था, तो डीप सीक जैसे आया था तो एनवीडिया के शेयर्स डाउन हो गए थे। हाँ, राइट जी। क्योंकि चैट जीपीटी ने बहुत पैसा बर्न किया है अपनी बॉट को लर्निंग के लिए। हाँ। बट इन्होंने इतना सस्ते में कैसे बना लिया? यहाँ पे ही रिसर्चर्स और उस साइंटिफिक माइंड की तारीफ की जानी चाहिए। बहुत साधारण भाषा में, जिस कार को ये 5 किलोमीटर के एवरेज से चला रहे थे अमेरिकन्स, उसको वो 80 किलोमीटर के एवरेज से चलाने लगे। ओके, बस आप इतना समझ लीजिए। तो उन्होंने इंजन में उस फ्यूल को बर्न करके इंजन को चलाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट कर लिया कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया कि ओपन एआई जिस काम को करने में जो जीपीयूज होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। आपके एक सवाल के जवाब को देने में अगर चैट जीपीटी को लेट्स से 100 यूनिट्स ऑफ वर्किंग करनी है जीपीयूज की, तो वो उसको 10 या 15 यूनिट्स में ही करके दे पा रहे थे। और ये प्योरली उस एल्गोरिथम, यानी कि
वो मेथड ऑफ गिविंग एन आंसर, कोई हार्डवेयर लेवल पे कुछ नहीं, सिर्फ एल्गोरिथम एंड सॉफ्टवेयर लेवल पे उन्होंने वो एफिशिएंसी हासिल करी। इसीलिए डीप सीक के पॉपुलर होने के बाद ये समझ में आया दुनिया को कि ये एनवीडिया की जो चिप्स हैं, ये जितनी आज बिक रही हैं उतनी की ज़रूरत नहीं है, हेंस द क्रैश। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे हैव रिकवर्ड एंड राइट, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। उन्होंने पैकेजेस भी बहुत सारे निकाल दिए हैं अब। जो चैट जीपीटी है उनके बहुत अलग अलग पैकेजेस आ गए हैं। स्टोरेज के हिसाब से बहुत अलग अलग पैकेजेस उनके आ गए हैं कि आपको कितने जितने यूसेज हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हो। जी, दैट इज राइट। जो एआई बॉट्स हैं एक कोडिंग में कैसे हेल्प करते हैं? राइट। कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें एआई का मेजर इम्पैक्ट अब आ रहा है। ऑल दीज कंपनीज लाइक एंथ्रोपिक जो कि क्लाउड को ओन करती हैं, एंड चैट जीपीटी, मेटा, ये सारी कंपनीज अब क्लेम कर रही हैं कि दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर अपने डेवलपर्स को हटा देंगे। एक तो वो भी इफ़ नॉट 100%, बट एक बेंचमार्क होता है, मैं उस बेंचमार्क का नाम भूल रहा हूँ, जो कि कोडिंग स्किल्स की रैंकिंग करता है। ओके। तो पिछले साल की शुरुआत तक द एआई कोडर वॉज, उसकी रैंक थी मिलियन के आसपास, यानी कि दुनिया के टॉप 10 लाख में वो नीचे पे आता था। इस साल की शुरुआत में शायद वो 400 या ऐसी कुछ हंड्रेड्स में आ गया था। बाप रे। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर एआई कोडर विल बी द टॉप कोडर इन द वर्ल्ड। ओके। अब इसका मतलब है कि वो एक कोडर तो है नहीं, अगर एआई बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड बन गया तो उसकी 10 करोड़ कॉपीज भी इजीली बन सकती हैं। एग्जैक्टली। सो ये समझना पड़ेगा, और ये इंडिया को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, बिकॉज हम आईटी सर्विसेज पे बहुत डिपेंडेंट हैं। हमारे राइट। हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट हैं, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के ड्रीम्स बहुत उसके ऊपर डिपेंडेंट dependent हैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऊपर, और वहाँ पे हम एवरेज कोडिंग स्किल्स को ही सेल करते हैं। वी आर एग्जैक्टली। नॉट ऑन द टॉप टियर ऑफ कोडिंग। जबकि कोडर्स को कंसिडर करा जाता है पायलट्स ऑफ अ कंपनी। एग्जैक्टली। नाउ द चैलेंज इज कि जो एक एवरेज कोडिंग होती है कि भाई आपको बता दिया ऐसी ऐसी ऐप बनाना है, उसका लॉगिन पेज ऐसा होना चाहिए, उसका चेकआउट पेज ऐसा होना चाहिए, आप बना दो। तो अब ये वाला काम बोल के ही हो सकता है एआई से। इसका टर्म है वाइब कोडिंग, VIBE, वाइब कोडिंग। ओके। जैसे कि आपकी क्या वाइब इज लाइक, व्हाट इज द फीलिंग, राइट। व्हाट डू यू फील लाइक? आई Exactly. फील लाइक देयर शुड बी एन ऐप जो कि मुझे मौसम के हिसाब से गाने सजेस्ट करे। That's an enough prompt, and my viewers हो are भी रहा है। welcome to try that. राइट, हो भी रहा है, स्पॉटिफाई में होता है। हाँ, खैर हो भी रहा होगा। राइट। बट whatever is your feeling कि अगर चलिए स्पॉटिफाई नहीं तो मौसम के हिसाब से मुझे रेसिपीज सजेस्ट करे, हाँ। और फिर मैं वो रेसिपीज अपने घर में ट्राई करूंगा। ऐसी Right. ऐप बनाइए राइट। एंड मेक इट वेरी इंडियन इन नेचर। राइट। तो बस आपने यही शब्द बोलने हैं, और यू गो टू, देयर आर मेनी वेबसाइट्स, जितना मुझे पता है लवेबल है, कर्सर है, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके वाइब कोडिंग करके आप एप्स बना सकते हो, ये सॉफ्टवेयर बना प्रॉपर सकते पूरी हो। आपको ऐप दे देंगे? हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है कि एक ऐप क्या होता है, उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, सारी ऐप्स एक जैसी नहीं होती। तो अभी कुछ आउटकम्स अच्छे हैं, कुछ आउटकम्स अच्छे नहीं हैं, ओके। बट विद इन एन ईयर और सो दिस विल बी लाइक कि एक एवरेज कोडर की अब इस दुनिया में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट लाइक एक एवरेज आर्टिकल राइटर की, एक एवरेज आर्टिस्ट की, एवरेज स्केच आर्टिस्ट की अब कोई ज़रूरत नहीं है। राइट। वैसे ही अब कोडर्स के साथ है कि इफ़ यू आर जस्ट अ नॉर्मल कोडर इन अ लैंग्वेज, यू आर तो नॉट फिर रिक्वायर्ड। अब कोडर का भविष्य क्या है? सॉरी टू से, एंड आई फील बैड बिकॉज मैं भी एक कोडर रह चुका हूँ, नहीं है। तो आप उसको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए ऐसे प्रॉम्प्ट्स या ऐसी चीज़ों को लर्न करने में एआई में, जिससे कि वो वहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करके वहाँ से पैसा अर्न कर सकता है। जी, अब इसमें 2 आंसर दूंगा, एक तो क्विक आंसर है। सबसे पहला तो आप एआई रेडीनेस स्किल्स कैसे आपके अंदर आ सकती हैं वो आप देखिए, हमने ऑलरेडी चर्चा की है। वो पिरामिड आप प्लीज़ अपने व्यूअर्स को रिमाइंड करवा दीजिएगा। दूसरा, अंडरस्टैंड कि दुनिया में अब हो क्या रहा है। दुनिया में लेबर को पैसा देने की इच्छा अब एम्प्लॉयर की खत्म हो चुकी है, राइट। आउटकम को पैसा देने की इच्छा है। अगर मुझे ऐप बनवानी है कि मौसम के हिसाब से रेसिपी बताओ, तो यू एक्चुअली बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ मौसम के हिसाब से रेसिपीज के। देन आई Right. रिक्वायर यू बिकॉज आई नीड मौसम के हिसाब से रेसिपीज। आई डोंट नीड एन ऐप टू डू दैट। आई नीड Right. कि मुझे अच्छी रेसिपीज चाहिए। एग्जैक्टली। So start looking at the what problems people want to solve, what new things people want in their life,
द आउटकम जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर बना। एग्जैक्टली। आज इंडिया का एक कोडर किसी अमेरिका के बैंक के लिए काम करता है सो दैट वहाँ पे कोई जिसको पेंशन मिल रही है उसके लिए कुछ फीचर बनाना है। राइट। तो नाउ यू हैव टू मूव अप दैट वैल्यू चेन। नाउ यू थिंक अबाउट कि वो पेंशन एंड वो फीचर बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। डोंट जस्ट सिट कि मुझे ऑर्डर आएगा कि कुछ तुम कोड लिख देना, अब वो जो होगा मैं देख लूंगा, लिख दूंगा। नहीं, राइट। यू वरी अबाउट कि वो बैंक कौन से पेंशन सीकर को क्या फीचर दे रहा है। तो इसको क्या मैं और स्पेसिफिक ऐसे करूं कि आपको कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीम पकड़नी पड़ेगी और उसमें आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और स्पेसिफिक स्ट्रीम भी, आप कोडिंग को एक स्पेसिफिक स्ट्रीम बोल सकते हो कि आप जावा पकड़ लिया, मैंने डॉट नेट पकड़ लिया, लेकिन वो स्पेसिफिक स्ट्रीम क्यों नहीं है? बिकॉज स्ट्रीम हैज़ टू हैव अ क्लियर प्रोडक्ट सेलिंग इन द मार्केट। So if I talk about, let's say we should consider banking, Yeah. right? तो आपको बैंकिंग के बेसिक जबरदस्त तरीके से क्लियर होने चाहिए, उसके हिसाब से आप ज़्यादा डीप में जाके उसको अच्छा एक प्रोडक्ट बना पाओगे। यस यस। एंड ऑल्सो अनदर थंब रूल, जैसे हमने आपको एक बेसिक थंब रूल बताया कि अगर आपके अंदर एआई रेडीनेस स्किल्स हैं तो आपका करियर बना रहेगा। दूसरा थंब रूल, अच्छा करियर बनाने के लिए डोंट लुक एट एन इंडस्ट्री और स्किल सेट, लुक एट या पुराने ज़माने के जो स्किल सेट होते थे कि हमने इंजीनियरिंग कर लिए, हमने मैनेजमेंट कर लिया, एचआर में मैनेजमेंट कर लिया तो मैं एचआर प्रोफेशनल बन जाऊंगा, वैसे मत देखो। स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत डिफरेंट है। जो एजुकेशन सिस्टम से बच्चा गुजर रहा है अभी, उसमें तो उसको बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया जाता है इस तरफ से कि यार तुम प्रॉब्लम्स मत देखो, तुम किताब देखो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अपने बेटे को भी स्कूल नहीं भेजते हैं? जी, आई होम स्कूल माई सन एंड स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन, बिकॉज स्कूल इज ट्रेनिंग द चिल्ड्रन टू बिकम कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टुडे। आज ज़रूरत है कि आप दुनिया की प्रॉब्लम्स को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करो, नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, इवन अपॉर्चुनिटीज़। इमेजिन करो कि यार मेरे शहर में अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो कितनी अच्छी बात होगी। फाइन, नाउ यू आर क्रिएटिंग सम न्यू वैल्यू और यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम कि देखो अगर यहाँ पे पेड़ लगे होते तो वहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता, या फिर अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसा होता तो रोड डेथ्स बच जाती। सॉल्व प्रॉब्लम्स, देन design your career around the problem, not a specific skill set. Don't become a coder, become a problem solver. उसमें आपको कोडिंग भी करनी पड़े, उसमें आपको गाना भी लिखना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली माई टीम इज, वी डोंट हैव सिंगर्स एंड आर्टिस्ट इन अवर टीम, वी आर अबाउट टू रिलीज अ मिशन सॉन्ग फॉर अस। हमें पता है कि वो सुनो एआई जो है वो बहुत इजीली बना देगा। ओके। उसके लिए हम किसी आर्टिस्ट के पास नहीं जाएंगे। हमें जो ग्राफिक्स बनाने वो हम एआई से बना लेंगे। हम में से कोई भी एक स्केच आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन हमने बना लिया। तो फिर तो सिंगर्स को भी बहुत बड़ा थ्रेट है आज की तारीख में। जी हाँ, अगर आप एक्सेप्शनली अच्छे हैं और आपकी सही में वैसी आवाज़ बिल्कुल दिल को छूने वाली, तो अलग बात है। क्योंकि मैं भी रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि किशोर कुमार की आवाज़ में हाँ गाने बन रहे हैं, जी बिल्कुल। जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अब। हाँ बिल्कुल, मतलब अरिजीत का सॉन्ग इन किशोर्स वॉइस या फिर मेरी लिरिक्स पे किशोर जी गा रहे हैं। राइट। नाउ दैट इज़ वेरी येस्टरडेज थिंग्स, नाउ वेरी वेरी टुडे। मतलब आज आप करवा लो, फ्री में करा लो आप। तो ऐसे तो सिंगर्स का जो भी है काम सब खत्म ही हो जाएगा काम, क्योंकि जो मूवी आर्टिस्ट हैं वो सब हैं, वो मूवीज़ के लिए गाने इनसे अब करवा सकते हैं। वहाँ पे एक्सेलेंस, फिर उसका बेंचमार्क और ऊपर हो गया। अब एक एवरेज, अभी तक तो कि एक एवरेज सिंगर भी जो अबव एवरेज सिंगर है, वो भी कहीं ना कहीं उसको पैसे मिल जाते थे कि वो कहीं तो गा देगा। बट उस बेंचमार्क को ऊपर उठा दिया गया कि ओनली इफ़ यू आर एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट वी विल वैल्यू यू एज अ ह्यूमन। इसके साथ कुछ ऑपोजिट थॉट्स भी हैं जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि हो सकते हैं कि भाई एआई चूंकि इतना कुछ कर रहा होगा तो अब एक इंसान अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो लोग उस गलती से प्यार करेंगे कि अरे यार तू इंसान है, तू ही गा दे, सो वी लव यू फॉर बीइंग अ ह्यूमन, यू सिंग। सो मे बी दैट वे द प्रोफेशन ऑफ पीपल सिंगिंग माइट कंटिन्यू, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मेरी कंपनी है, आज से 1 साल पहले वी वांटेड अ रैप आर्टिस्ट टू कम एंड क्रिएट अ रैप ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट मैच्योरिटी। हमने आर्टिस्ट के साथ किया भी, उनको थोड़े बहुत पैसे दिए भी, काम नहीं हुआ वो अलग बात है, बिकॉज वी जस्ट लेफ्ट इट इन बिटवीन। लेकिन आज मैं उसी प्रोजेक्ट को एआई के साथ करवाऊंगा, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी आर्टिस्ट को ढूंढूं। तो ऐसे ही आप जितने भी बिजनेसेस को देखिए, अब उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी ऐसे इंसान को पकड़ें। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाला टाइम तो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है फिर। बहुत कॉम्प्लेक्स, एंड देयर इज अ टर्म फॉर इट, वूका, VUCA, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। ये टर्म
बहुत कॉमन है ग्लोबली। तो आने वाला जो समय है वो वूका बिल्कुल है। इट इज़ वोलेटाइल। देखिए इंडिया सिचुएशन, पाकिस्तान सिचुएशन, 1 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था, राइट। और अचानक से हम क्या देख रहे हैं? वॉर हो रहा है। वोलेटाइल है, अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा। कॉम्प्लेक्स तो डेफिनेटली है। इतनी हमने अभी एआई से बात करी और आप जनरली बहुत सारे लोगों से मिलते भी रहते हो, तो ऐसे कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के एआई के बारे में जो कि लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं? वैसे बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ 2 की बात करता हूँ। ओके। पहला तो ये कि जो हम बात कर भी चुके हैं कि वो एआई को एक टूल मानते हैं, कि जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट एक टूल है, चिट्ठी लिखने के लिए वर्ड एक टूल है, तो अब चैट जीपीटी भी आ गया, अब ग्रॉक भी आ गया, तो इससे भी कुछ करा लेते हैं। सो दे डोंट रियलाइज कि एआई इज़ एन इंटेलिजेंस। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि एआई के अगर उन्होंने कुछ टूल्स को यूज़ करना सीख लिया कि हम पिछले 1 साल से चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, भाई आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो एआई रेडी हैं। सो दैट्स अनदर मिसकंसेप्शन दैट जस्ट यूजिंग द टूल दे थिंक दैट दे आर रेडी फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एआई व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन इन देयर करियर। ओके। अब अगर मान लीजिए कोडर है, पिछले 1 साल से वो चैट जीपीटी या किसी कोडिंग टूल का यूज़ करके अपना कोड लिखवा रहा है। तो वो बोल रहा है कि येस आई एम यूजिंग एआई, बट वो इम्पैक्ट ऑफ एआई को असेस नहीं कर रहा है। राइट। चलिए एक और मैं मेंशन कर देता हूँ, लोग सेकंड डिग्री इम्पैक्ट्स को नहीं समझ रहे हैं। एक कोडर है, जो नॉर्मल से समझदार कोडर है, वो देख रहा है कि हाँ यार, अगर ये कोड लिख सकता है तो मेरा जॉब तो एक दिन चला जाएगा। एग्जैक्टली। उसको दिख रहा है फर्स्ट डिग्री इम्पैक्ट, मेरा काम ऐसे होता है, एआई एग्जैक्टली यही काम कर देता है। तो फर्स्ट डिग्री इम्पैक्ट होता है कि डायरेक्टली उसने मेरा जॉब लिया, वो समझ में आ रहा है लोगों को। सेकंड डिग्री इम्पैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा कि एक कोडर की जॉब तो एआई ने डायरेक्टली कोड लिख के ले ली, लेकिन व्हाट अबाउट अ हेयर ड्रेसर्स जॉब? राइट। इसमें भाई इंसान बाल काट रहा है, तो फिर उस एआई तो अभी नहीं आ रहा। 10 साल तक रोबोट बाल काटने इंडिया में तो नहीं आ रहा, बहुत एग्जैक्टली। महंगा होगा। तो क्या एक हेयर ड्रेसर की जॉब सेफ है? दिस इज वेयर वी नीड टू डू अ लिटिल डीप थिंकिंग कि ओके। अगर मैं लेट्स से बैंगलोर के एक बढ़िया से मार्केट में जाके हेयर ड्रेसिंग की शॉप खोलता हूँ, सो डायरेक्टली एआई हेयर ड्रेसिंग करने नहीं आ रहा, लेकिन जो वहाँ मेरे कस्टमर जिनकी जॉब चली गई, वो वहाँ से अब जा चुके हैं। मेरा कस्टमर बेस श्रिंक हो गया, एआई का सेकंड डिग्री इम्पैक्ट हुआ। राइट। और उसमें से हो सकता है जिसकी जॉब गई, उसमें से एक बंदे ने मेरे बगल में ही हेयर ड्रेसिंग शॉप खोल दी, तो मेरा कॉम्पिटिटर बढ़ गया। सो नाउ माय प्राइसेस ड्रॉप। और मे बी सम गाय थिंक्स कि यार मेरी ये वाली जॉब चली गई, मेरे परिवार के पास फार्मिंग लैंड है, मैं आम उगाऊंगा। अब वहाँ जाके जो आम उगा रहा है, एक बेचारा उसका बगल में आम का बाग था, उसके जो एक मान लीजिए 100 रुपए का जो आम बिकता था, इसकी वजह से अब वो 80 हो गया। राइट। सेकंड डिग्री इम्पैक्ट्स। एंड वो ऐसे सोसाइटी में ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये मिसकंसेप्शन तो नहीं है, लेकिन ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहूँगा। अभी जो आपने हेयर ड्रेसिंग की बात करी, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो आएगा कि जैसे रोबोट बाल काटने से पहले आपको बता देगा कि अगर आप ये वाली हेयर स्टाइल चूज करोगे तो आप कैसे दिखोगे। देखिए मैं एक टेक्नो ऑप्टिमिस्ट हूँ, मतलब, और एआई ऑप्टिमिस्ट में बहुत बड़ा हूँ। पता नहीं इंसानों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जी, अगर एआई हमारे काम करेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। हमारी लाइफ बहुत इम्प्रूव होगी। बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे पुलिसमैन, बहुत अच्छे लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स एआई होंगे। दैट्स ट्रू एंड आई एम हैप्पी मैं उस दुनिया में जा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ वाले, हमारे द पीपल वी लव, वी आर गोइंग टू सी देम स्ट्रगलिंग। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है आज के टाइम का, कि लोग अडेप्टिव नहीं है अभी भी एआई को लेके, एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट है। एब्सोल्युटली। और स्पेशली जो हमसे पुरानी वाली जनरेशन है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिलेक्टेंट है। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। उनका तो सीधे कि हमसे नहीं होता। तो ये वाली जो जनरेशन है, इनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ चेंज हो रही है। सी, जो हमारी जनरेशन है, हमने देखा है कि हमारी लाइफ कैसे एनालॉग से डिजिटल हुई है। हाँ, वी सॉ दैट, राइट। हम 90s के हैं। या हमने देखा है कि एंटीना होता था, एक ही चैनल आता था, सही है, एक फ़ोन होता था, उससे एसटीडी कॉल्स होते थे, उसके भी पैसे लगते थे। करेक्ट करेक्ट। राइट। वहाँ से कैसे इंटरनेट आया, फिर कैसे मोबाइल फ़ोन्स आए। इंटरनेट के लिए भी मुझे आज की ध्यान है कि 56 kbps की स्पीड को बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है, माना जाता था यार। और हमको उसके लिए अलग से मॉडेम कार्ड अलग से लगाना पड़ता था।
BSNL के ऑफिस हम जाके उसके लेके आते थे, प्लान लेके आते थे, उसमें कुछ घंटों का प्लान आता था, दैट्स इट। राइट, कि आप 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे यूज कर सकते हैं। धीमे धीमे अब वो पूरी टेक्नोलॉजी गायब हो चुकी है आज की तारीख में, जो हमने देखा है। वी सॉ द शिफ्ट। राइट, वी सॉ की पेजर हुआ करते थे, राइट, पेजर के बाद कैसे मोबाइल फोन आए, बड़े बड़े मोबाइल फोन्स होते थे, और आज कितने स्लीक हो चुके हैं। और इन टर्म्स जो काम करते हैं आज वो 100 गुना भी नहीं, 1000 गुना काम कर सकते हैं जो बेसिक पहले मोबाइल फोन आया करते थे। तो यहीं पे वो जो पुरानी जनरेशन थी वो अभी यही फाइट कर रही थी कि अब नया एआई आ गया उनके लिए, सीरियसली, राइट, उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं कहूँगा उन लोग के लिए जो इस वक्त वर्किंग एज में है। ओके, अगर जो लोग रिटायर्ड हैं ऑलरेडी, हाँ, तो मे बी द एआई विल अडेप्ट टू देम विदाउट रिक्वायरिंग कि दे अडेप्ट टू एआई। ओके, तो क्योंकि एआई के लिए सीखना बहुत ईजी है ना, हाँ, और जो लोग आउट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन पहले ही जा चुके हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो आएगा, मतलब दे विल फाइंड द वर्ल्ड वेरी स्ट्रेंज। लेकिन जो वर्किंग एज में है, अगर वो अडेप्टिव नहीं जैसे आपने कहा, तो उनके लिए लाइफ में तो क्राइसिस सिचुएशन है। अभी एक मशीन बनी है जो कि आपको खाना बना के भी दे देती है, एआई। ओके, सो देयर आर सर्टेन मेन्यूज, आप उनको मेन्यूज को चूज करो और वो आपको पूरे की पूरा वैसी की वैसी खाना आपको बना के दे देगी। इट्स जस्ट लाइक कॉफी मशीन, ओके, कि आपने कॉफी सिलेक्ट करी कौन सी आपको चाहिए, और वो आपको अपने आप मिल्क ले लेगी, अपने आप वाटर ले लेगी, अपने आप हॉट वाटर ले लेगी, अपने आप कॉफी ले लेगी, कॉफी बीन्स को क्रश कर लेगी और आपको एक फाइनल आउटपुट दे देगी, दिस इज द कॉफी। ओके। तो अभी धीमे धीमे मुझे लगता है कि शेफ के जॉब्स भी जाने वाले हैं थोड़ी देर में। हो सकता है, देखिए वाइट कॉलर तो अभी सीधे सीधे सॉफ्टवेयर से इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब एआई से इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रोबोट्स की कीमत कम हो रही है वो इम्पैक्ट उन पे आएगा, और डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आएगा कि हम जैसे हाउस हेल्प यूज़ करते हैं, अगर आज आपको एक रोबोट 5 लाख से नीचे की कीमत में अगर आ गया आपके पास, तो आप रीथिंक करोगे कि मैं घर पे हेल्प रखूं या मैं इस रोबोट को ही ले। सर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूएस वगैरह में रहते हैं, और स्पेशली अगर आप रोबोट्स की बात करें, कोरोना में मॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा रोबोट्स यूज हुए हैं, और पहले जब वो 40 के आसपास आते थे, अब वही रोबोट 20,000 के आ रहे हैं, जस्ट हाफ द प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दिस विल गो फर्दर डाउन, राइट, एंड दे हैव सो मच ऑफ इंटेलिजेंस कि वो अपने डॉक में अपने आप चले जाएंगे, जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, जब चार्ज हो जाएंगे, तो उनके पास ऑलरेडी मैप है, टाइम सेट है, वो अपने आप पूरा क्लीन करेगा, जाके वापस चार्जिंग में लग जाएगा। बिल्कुल। तो अभी से रोबोट्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमनॉइड रोबोट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप ह्यूमन जैसे देखेंगे, दे not today but within a year or so they can do everything that a human help does for you, राइट, and then the robot will not complain for everything, it's 24/7, and तो फिर तो मुझे लगता है वो जो मूवीज बनी है ना रोबोट्स के ऊपर, जो कि बच्चों को पाल रही हैं, हाँ, राइट, रोबोट्स हैं जो ह्यूमन को पाल रहे हैं, हाँ, मुझे लगता है आने वाला टाइम सच में वो हमको देखने को मिलने वाला है। वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज टू दैट। सर बहुत सारे जो बॉट्स हैं उसमें आजकल वॉइस असिस्टेंट आ गया है, और या जैसे हम अपनी टीवीज़ के बारे में बात करें, हम नेटफ्लिक्स के बारे में बात करें, वो हम उसको बस कुछ बोलेंगे और वो हमको तुरंत रिकमेंडेशन दे देगा। जैसे कि मैं बोलूँगा कि मुझे मूवीज चाहिए, रोमांटिक मूवीज चाहिए, मुझे रोमांटिक प्लस कॉमेडी मूवीज़ देखना है, वो आपको बहुत सारी रिकमेंडेशन दे देगा। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं? ओके, सो नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल तो इजी है, सो इट इज़ वेरी मच लाइक हाउ एलेक्सा वुड वर्क। ओके, कि आपने जो उसको कमांड दिया, उसको उस कमांड को सिर्फ इतना रिफाइन करना है कि मेरे डेटाबेस में ऐसा क्या है विच साउंड्स लाइक दिस पर्सनस इंटरेस्ट। ओके, तो अगर आपने रोमांटिक कॉमेडी की बात करी है, तो उसको वो कीवर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं, और वो अपने डेटाबेस में कौन कौन सी मूवीज़ या शोज़ हैं जो रोमांटिक कॉमेडी के आसपास हो सकते हैं। ओके, सो मैं थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट उसका काम इतना ही है। राइट, दूसरा जो आपने पूछा कि वॉइस असिस्टेंट्स जो आ गया है आज जी, चैटबॉट्स में, जी, उसके लिए एक टर्म है मल्टी मोडल। ओके, तो ये जो मल्टी मोडल एआईज हैं, बेसिकली जब चैट जीपीटी चालू हुआ तो हम उससे सिर्फ टेक्स्ट लिख के बात कर सकते हैं, राइट, लेकिन आज सारे जो मेजर एआईज हैं, जेमिनाई हो या चैट जीपीटी हो, इनको आप अलग अलग मोड्स में इनपुट दे सकते हो। ओके, कि मैं उसको एक फ़ोटो खींच के दिखा सकता हूँ, एक किसी टूटे हुए इक्विपमेंट की फ़ोटो खींच के दिखा सकता हूँ, और उसको पूछ सकता हूँ कि मैं इसे फिक्स कैसे करूँ। मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, राइट, तो इट अंडरस्टूड योर इनपुट विजुअल मोड में। ओके,
then it can understand your input in text mode, it can understand your input in voice mode. तो multiple modes की वजह से वो multimodal AIs हो गए. तो वॉइस में मैं ऐसे बोलूँ कि वॉइस पहले सुन के इसको ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट में और टेक्स्ट को फिर एग्जीक्यूट करता है. इज इट लाइक दैट? इनिशियल डेज में ये ऐसा ही था ओके. कि आपने जो वॉइस को बोला, इट वाज इफेक्टिवली ट्रांसलेटेड इनटू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, कन्वर्टेड फ्रॉम देयर कि उसकी वो इन्फ्रेंसिंग होके फिर आउटपुट आया, और फिर अगर उसको आउटपुट वॉइस मोड में बोलना है तो इट वाज टेक्स्ट से फिर वॉइस में कन्वर्ट किया. ओके. शायद थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है कि AI नीड नॉट कन्वर्ट दैट वॉइस इनटू टेक्स्ट फर्स्ट, वो डायरेक्टली वॉइस से ही इसको कर ले. तो अगर मैं बहुत एज ए लेमन बात करूं, तो जो सिरी है या एलेक्सा है, दे आर लिमिटेड. वो अपना माइंड यूज़ नहीं करते, अपने ब्रेन यूज़ नहीं करते. उनको एक लिमिटेड है कि अच्छा टाइम पूछा है, टाइम बता दो. हाँ, ये पूछा है, इंटरनेट पे ढूंढ के जो इन्फॉर्मेशन बस उतना दे दो. उतना दे दो. हाँ, दे विल नॉट टॉक. हाँ, बट जो दूसरे बॉट्स हैं आज की तारीख में, दे विल टॉक एंड दे विल रिस्पॉन्ड. हाँ. दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल रिस्पॉन्ड इन अ सच अ वे कि आप उनसे बात कर रहे हो. आप उनके ये समझ लीजिए कि सीरी और एलेक्सा का जो एनवायरनमेंट है, जो उनकी यूनिवर्स है, वो बहुत छोटी है. ओके. वो एलेक्सा जो है वो अमेजोन की दुनिया में रहती है. सीरी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ एप्पल, राइट. और उस एप्पल की दुनिया से जो जो भी संभव है वो आपको करके दे देगा. राइट. सेम इज विथ एलेक्सा. ओके. बट व्हेन यू टॉक अबाउट जेमिनाई, लेट्स से, तो इट लिव्स इन अ मच बिगर वर्ल्ड. वो इंटरनेट पे क्या हो रहा है उसको भी फेच आउट करके देन इट अप्लाइज द LLM ब्रेन, द थिंकिंग ब्रेन, जो कि सीरी एंड एलेक्सा के पास नहीं है. सो बहुत जल्दी आ जाएगा, हो सकता है आ भी गया हो. मेरी नॉलेज हो सकता है थोड़ी सी पुरानी हो, लेकिन अगर आज से 5-6 महीने पहले का जो वर्जन था सीरी और एलेक्सा का, उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक्सेस नहीं था. इतना तो वो कर सकता था कि आपके शब्द सुने, उन शब्दों के हिसाब से कमांड समझा. राइट. एप्पल की दुनिया का कमांड है या अमेजोन की दुनिया कमांड है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, राइट. एंड होपफुली इट वाज व्हाट यूजर वाज एक्सपेक्टिंग. एग्जैक्टली. एंड दे आर वेरी ब्लंट एज वेल. इन अ वे सीरी को अगर आप बोलोगे तो समटाइम इट विल, मतलब ही और शी विल नॉट रिस्पॉन्ड. या जैसे आपने बोला कि सीरी यू आर रॉन्ग, तो सीधे बोलती कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. राइट. बट इन द सिमिलर वे अगर आप किसी चैट बॉट को बोल दोगे, तो वो दे विल कन्विंस यू कि अच्छा ये नहीं तो ये लो, ये नहीं तो ये लो, ये नहीं तो ये लो. Because that's coming from a much higher level of intelligence as compared to this Siri or Alexa. आज भी पर हम लोग देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा AI को प्रमोट नहीं करते हैं. इनफैक्ट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लिटरेसी देनी चाहिए. अगर मैं चाइना की बात करूं, तो चाइना में स्टूडेंट्स को AI के बारे में पढ़ाना कंपल्सरी है. चाइना जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेता है वो नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट्स को लेता है, मतलब गवर्नमेंट का होल्ड रहता है वहाँ पे. बट स्टिल इंडिया में ना पेरेंट्स और ना स्कूल्स इस चीज़ को प्रमोट करें कि बच्चों को आना चाहिए. इनफैक्ट मैं तो ये देखता हूँ कि वो रिफ्रेन करते हैं कि बच्चों से को थोड़ा AI से दूर रहे तो अच्छा है. You are right. I am also seeing that. Trump administration in US, इन्होंने भी अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है कि हर स्कूल में AI लिटरेसी आनी चाहिए. UAE has done that, China has done that, many progressive countries are doing that. इंडिया में क्या हो रहा है कि वी आर अ बिट बिहाइंड इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ AI इन एजुकेशन. ओके. और जो आप बोल रहे हो कि टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, ये सभी लोग थोड़ा सा AI को नेगेटिव उसमें देख रहे हैं कि भाई बच्चा मेहनत करता नहीं है. टैबू समझ रहे हैं उसको. हाँ, टैबू समझ रहे हैं कि इससे तो क्या है कि बच्चा मेहनत ही नहीं करता, वो बहुत ही मतलब एक शॉर्टकट मिल गया है, ये शॉर्टकट की वजह से तो बच्चा अपना कुछ माइंड लगाएगा ही नहीं. So they need to understand that you are giving them the wrong problems and assignments to solve with the help of AI. Right? अब जब कैलकुलेटर आ गया है तो कब तक आप उससे 336 इंटू 445 के टेस्ट लेते रहोगे? राइट. ठीक है, एक बार ले लो, उसको प्रोसेस आ जाए मल्टीप्लिकेशन का, बट शुड दैट बी द मेन फोकस ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम? जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा, टीचर्स को समझ में नहीं आएगा कि यार AI की वजह से मेरे बच्चे की लाइफ कैसे आगे चेंज होने वाली है. सो एक तो ये प्रॉब्लम है. दूसरी, स्कूल्स एंड इवन सम पेरेंट्स थिंक कि अगर बच्चे को AI के लिए तैयार करना है, मतलब उसको थोड़ी सी पाइथन कोडिंग सिखा दो या थोड़ा सा रोबोटिक्स करवा दो या AI की टेक्नोलॉजी सिखा दो. मतलब AI का एक सब्जेक्ट है जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग CBSE हैज़ पुट इन सम स्किल्स कि आप ये सिखा देते हो तो बच्चा मतलब AI सीख लिया उसने.
स्टिल दिस इज 5 जबकि years old knowledge. दिस इज अ मिथ एक्चुअली। बिगेस्ट myth. इनफैक्ट ये तो है कि आप किसी को बिना पैराशूट के प्लेन से फेंक दो कि तू उड़ जाएगा बेटा. इट इज उनको- दैट बैड. और उनको लगता है कि नहीं इसने इतना सीख लिया पैराशूट से, मतलब सिर्फ प्लेन से कूदना सीख लिया तो वो बचा बस. लेगा अपने आप को। एंड वेयर एज दे नीड टू गिव देम द पैराशूट ऑफ AI रेडीनेस कि नहीं, ये ना पाइथन से तुम्हारा भला होगा, ना थोड़ा बहुत IoT सीखने से तुम्हारा भला होगा. यू हैव टू बी AI रेडी, जितनी हमने पूरी बात करी है. दे आर नॉट डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम एज सीरियसली. बहुत लाइटली ले रहे हैं इसको. ओके, तो जब स्कूलों की बात हो रही है और आप अपने बेटे को होम स्कूलिंग कराते हैं, तो आप अपने बेटे को कैसे एजुकेट करते हैं? ओके, नंबर 1, हमारा जो नॉर्थ स्टार है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम जो भी स्किल डेवलप कर रहे हैं उसमें 4 C's सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. आप प्रोजेक्ट्स ऐसे करो, प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन डेवलप हो. अब इसके भी फर्दर लेयर में जब हम जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के लिए एम्पैथी भी ज़रूरत होती है, यानी इंसानों के साथ काम करने की एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो यू ट्राई टू वर्क विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, इवन the house helps or the laborers who come to do something in your house. Try to understand the real world, try to see what problems exist in the real world, bring a problem solving mind, try to do some project which solves some problem. अभी जब बच्चे होते हैं तो हम कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं ला सकते, लेकिन एक अप्रोच तो समझ में आती है. एग्जैक्टली. तो उसके ऊपर मेहनत करो. और अब उस मेहनत में अब आपको इंटरनेट का भी यूज़ करना है कंपलसरी. ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़े तो करो. कंपलसरीली गो चेक आउट ऑन यूट्यूब इफ देयर इज अ ट्यूटोरियल. चेक आउट, टॉक टू AI टिल यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस एंड शो मी व्हाट यू आर टॉकिंग टू AI. तो मैं उसको कंपलसरी कर देता हूँ. तो आप क्या टास्क देते हो उसको, अपने बेटे को, कि आपको ये दिन भर में ये टास्क खत्म करने हैं? इज इट लाइक दैट? नॉट ऑलवेज. हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं. तो जैसे अभी मेरे बेटे का प्रोजेक्ट एक चल रहा है कि वो एक घर में एक अलार्म उसको बनाना है, बर्गलर अलार्म. सो उस अलार्म को बनाने में थोड़ी बहुत उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल भी डेवलप हो रही है. देन आवर चैलेंज इज दैट इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मार्केट रेडी प्रोडक्ट, यानी वो उसको अच्छा दिखना भी चाहिए, वो फूल प्रूफ भी होना चाहिए. तो ये सब करने में वॉट एवर लर्निंग्स कम, ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रॉब्लम इट शुड सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दैट, एंड इस प्रोसेस में इंटरनेट एंड AI का कंपलसरी यूज कैसे हो. We attempt that, and I don't claim that it's a very smooth journey, because smooth journey अगर है मतलब एक करिकुलम के बेस पे और सिलेबस के बेस पे ही चल रही है. राइट. That doesn't serve the purpose today. तो वो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन that is how he's learning to embrace unpredictability एग्जैक्टली. and the VUCA nature of the राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे डिस्कशंस हुए, नो मैटर भविष्य में कोई कॉमर्स से है, आर्ट से है, साइंस से है, या किसी भी स्ट्रीम से है, अगर उसको बस अगर अपना काम करना आता है तो ही इज़ गुड, और एल्स ही इज़ गुड फॉर नथिंग. 100%. अब स्ट्रीम्स का मतलब ही नहीं रहेगा. आपका इम्पैक्ट इस दुनिया में क्या होगा, उससे आप वैल्यूएबल हो या नहीं हो. अदरवाइज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ UBI, अगर आपने सुना हो तो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम. जैसे हमारे गवर्नमेंट्स जो हैं वो अंडर प्रिविलेज वीमेन के लिए हर मंथ कुछ पैसा मिलेगा, ऐसी स्कीम्स हैं ना. मतलब हमारे स्टेट में भी हैं, बहुत सारे स्टेट्स में हैं. राइट. सो दोज आर वेलफेयर स्कीम्स. द फ्यूचर इज सच दैट a huge population, huge percentage of the population will be dependent on those welfare schemes, क्योंकि उनके पास जॉब तो नहीं रहेगा. तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो आज UBI, विच इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इन चीज़ों के ऊपर बहुत सीरियसली डिस्कस कर रही हैं. तो या तो आप फिर आपकी ज़िंदगी UBI के सहारे चलेगी, अदरवाइज अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, कुछ इम्पैक्ट कर सकते हो, इफ़ यू आर रियली वैल्यूएबल टू द वर्ल्ड, तो आपका करियर अच्छा चलेगा. ओके, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या आजकल के बच्चों की राइट एज है AI को लर्न करने के लिए? जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि AI एक टूल नहीं है, एक इंटेलिजेंस है. तो कंसिडरिंग कि AI एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है जिससे बच्चा बात कर सकता है, लेकिन अज्यूम ये करें पेरेंट्स कि इस इंसान के पास ना कोई ऐसा गार्ड रेल नहीं है कि वो बच्चे से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसे नहीं आता. तो पेरेंट ये सोचे कि किस एज में मैं अपने बेटे या बेटी को एक स्ट्रेंजर से बात करने दूं जो कि बहुत इंटेलिजेंट है. राइट. ये जजमेंट पेरेंट को करना पड़ेगा. ओके. रफली अगर देखें तो 7 या 8 साल की एज से पहले बच्चे स्ट्रेंजर से बात ना करें वो बेटर होता है. एग्जैक्टली. मतलब इट्स नॉट माना लाइक जाता है.
हाँ टॉक ही ना करें, इट्स हाँ लाइक कि लॉन्ग कन्वर्सेशंस ना करें। राइट छोटा मोटा कन्वर्सेशन एक अलग बात है और वो एआई से होगा ही बच्चों का, अब तो एआई हर जगह है। एग्जैक्टली लेकिन लॉन्ग कन्वर्सेशंस की जहाँ बात हो रही है, वहाँ पे एक लेवल ऑफ ब्रेन जो थोड़ा डेवलप हो चुका है तब तक रिफ्रेन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है राइट एंड एआई विल नॉट हेजिटेट इन सर्विसिंग टू दैट रिक्वेस्ट। तो हमको क्या एआई में ऐसा कुछ एक किड्स मोड डाल देना चाहिए जो दैट्स अ कि ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। होना चाहिए कि यू आर टॉकिंग टू अ किड, सो तो इस तरह की नॉलेज जो है वहाँ पे बैरियर लगाना है। फॉर एन एग्जांपल कुछ भी डिस्ट्रक्टिव कुछ चीज़ें हैं, हाँ फॉर एन एग्जांपल बॉम्ब कैसे बनाते हैं, हाँ या Exactly. न्यूडिटी, बिल्कुल इन बिल्कुल। सब के ऊपर अगर वो हम वहाँ फिल्टर्स लगा सकें। और क्योंकि जैसे यूट्यूब की मैं बात करूँ हम्म, तो यूट्यूब का यूट्यूब किड्स आता है, हाँ राइट, उन्होंने एक बैरियर लगा के रखा है वहाँ पे। बिल्कुल। इन द सिमिलर वे अगर हम एआई में अगर कुछ इस तरह का लेके आ सके तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट कर पाएंगे और बच्चों को फिर उसका एक्सेस दे पाएंगे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया, और ये कंपनी शायद कर भी दें अभी। जो बड़ी कंपनीज हैं, मे बी देयर फोकस इज नॉट राइट ऑन दैट, लेकिन वो आ जाएगा कि Okay. किड्स मोड ऑफ चैट जीपीटी, किड्स मोड ऑफ, बिल्कुल दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ओके, अब जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं और हम ये भी बात कर रहे थे कि स्कूल्स नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, तो अगर कोई स्कूल ये करना चाहे तो अपने आप को किस तरह से वो एआई रेडी बना सकता है? Yeah, that's a great question, and that's the mission which me and my team is working on. तो हमने ना अभी स्कूल्स के लिए एक एआई रेडीनेस स्किल्स मिशन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और Okay. हमने एक फ्री टूल किट बनाया है स्कूल के लिए, ओके जिसमें एनी स्कूल कैन गो टू aireadinessskills.com, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, फ्री टूल किट है, वो डाउनलोड करें। इट इज़ हैविंग 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है अवेयरनेस। तो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों और पेरेंट्स हों, इन तीनों के बीच में एआई रेडीनेस क्या है, इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है। ओके स्टेप नंबर 2 में असेसमेंट करते हैं कि भाई आज की स्थिति में हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो स्किल्स हैं उनका लेवल क्या है, ताकि हमें गैप समझ में आए। राइट तो उसके लिए हमने कुछ टेस्ट तैयार करके दिए हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो फ्री टू यूज़। स्टेप 3 में फिर ये स्किल्स जो हैं, जो हमने पिरामिड में दिखाई थी, इन स्किल्स को कैसे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को सिखाया जाए। तो उसके लिए हमने पूरे लर्निंग रिसोर्सेज क्रिएट करके दिए हुए हैं। So a school can execute that toolkit, and Okay. it's not like a small workshop, या it's not like 1 month में सब हो जाएगा। First of all, they must accept the fact कि उनको अब ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आना आना है, राइट ना, ये एक वीकेंड प्रोग्राम नहीं है, या इट्स नॉट लाइक एक महीने में एनुअल फंक्शन का प्रिपरेशन किया और एनुअल फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक दे हैव टू नाउ चेंज टू बिकम समथिंग एल्स। तो हमारा जो टूल किट है एटलीस्ट उनको उस रास्ते पे ले जाने की क्लियर गाइडलाइन देता है, एंड दे हैव टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट। ओके। जनरली बोला जाता है कि अगर आपको एआई पे काम करना है तो आपके पास इक्विपमेंट्स गियर्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, राइट? तो उनको भी क्या अपनी जो लैब है उसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने ये इंपॉर्टेंट पार्ट मिस किया कि स्कूल लीडर्स के माइंड में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं अबाउट एआई रेडीनेस। ओके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि एआई इज अबाउट एडिंग मोर टेक्नोलॉजी टू स्कूल। इनफैक्ट इसका उल्टा है। आपके पास अगर सस्ते से भी कंप्यूटर आपकी लैब में है ना, आपको ज़रूरत नहीं है, बस इंटरनेट चल रहा है ना, मतलब यू कैन यूज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट एआई। ओके तो आपको ना किसी नए लैब की ज़रूरत है, ना रोबोटिक्स लैब, ना आईओटी लैब, ना किसी टिंकरिंग लैब की फैसिलिटीज़ बढ़ाना, कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू चेंज द अप्रोच ऑफ द एजुकेशन। अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, बच्चों को इंटरनेट मैच्योर बनाना है, उनको 4 C's डेवलप कराना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाने के एंड पेडागोजी के तरीकों से चेंज होने वाली चीज़ है। तो सिस्टम इन- हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है उसका? And I would say there is a zero investment on a new room, on a new equipment or something. इंटरनेट चल रहा है ना आपके ओके, स्कूल में, राइट। गुड इनफ। क्योंकि वो आपके जीपीयूज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, चैट यू जीपीटी, डोंट हैव टू हैव इट इन योर हाउस। राइट, एग्जैक्टली। सर्वर का ही है, बस आप एक्सेस कर रहे हो उसको, दैट्स इट, That's दैट्स इट। राइट। मुझे ऐसा लगता है सर आज का जो डिस्कशन हुआ था वो बहुत कई लोग के लिए हो सकता है काफ़ी डेंस हैवी डिस्कशन हो। अगर लोग 2 बार 3 बार अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी एग्जैक्टली एआई को लेके। हो सकता है एक बार में ये देखने में नया समझ में आए। कैसा था सर आपके लिए?
How was the podcast for you? वेरी एन्जॉयबल, आई लव्ड द क्वेश्चंस, आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड मुझे तो इस पे बात करके बहुत मज़ा आता ही है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस। थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए, आपने पूरा प्लान किया, हमको डेट दिया। थैंक यू सो मच।